मैम, आप अपना परिचय बताएँगी और आप अपने स्कूलिंग और अपनी लाइफ़ के बारे में थोड़ा बताएँगी हमारे दर्शकों को? जी, जी, जी। नमस्कार, मेरा नाम जाह्नवी पांडे है, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। आज़ाद चौक ब्राह्मणपारा मेरा ददेहाल है, ननिहाल मेरा मोहन नगर दुर्ग है और मेरे दादाजी के बड़े भाई स्वर्गीय श्री मोहन लाल पांडे जी ने गांधी जी को रिसीव किया था जब वो दौरा करने के दौरान मध्य प्रदेश आ रहे थे और मेरे दादा के बड़े भाई उस समय बीएचयू से एमए इन इंग्लिश थे। उन्होंने गांधी जी से मिलने के बाद प्रभावित होकर एक किताब लिखी। उसका नाम था गांधी दी एब्स्ट्रैक्शंस, जो कविताओं का संग्रह है। जैसे ये नन्हा सा मेरा संग्रह है, आई गिफ्ट यू अ रेनबो, 62 कविताओं का। मेरे दादाजी के बड़े भाई ने गांधी जी पे लिखा और दादाजी के कजिन जो थे नंद किशोर पांडे जी, स्वर्गीय नंद किशोर पांडे जी, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। तो कहीं ना कहीं बचपन में हमारे दादाओं का, बुजुर्गों का बहुत अच्छा प्रभाव रहा और उन्होंने हमेशा जेंडर इक्वालिटी की बात की। उस समय में जब बेटियों के पैदा होने पर लोग मातम मनाते थे, मेरे पैदा होने पर ब्राह्मणपारा के मेरे घर में मेरे दादाजी ने मेरा नाम खुदवा दिया था। बहुत सुंदर। ऐसे एक उस काल में जब एक रूढ़िवादी समय था कि लड़कियों को बहुत अशुभ माना जाता था या फिर भ्रूण हत्या होती थी, उस ज़माने में भी आपके दादाजी की सोच कितनी बड़ी थी। कितनी बड़ी थी और वो खुद एक किसान आदमी थे जो अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए किसानी किया करते थे। तो उनका लेकिन ये माइंड में क्लियर था, क्लैरिटी थी इस बात को लेकर कि हालाँकि मैं स्वयं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं खेतिहर किसान हूँ, ताकि अपने छोटे भाइयों को पढ़ा सकूँ। उन्होंने मेरे पिता के लिए जी जान लगा दी और मेरे पिता ही इज़ एमडी मेडिसिन फ्रॉम बीएचयू और वो अपने बैच के टॉपर हैं। और मेरे जो नाना थे, मेरी माँ के पिता, उनका भी बहुत गहरा प्रभाव मुझे लगता है मेरे जीवन में है। उसका कारण ये है कि मेरे दादा के बिल्कुल विपरीत उनकी पढ़ाई-लिखाई बहुत ऊँचे दर्जे की हुई। दादा और नाना में एक कॉमन फैक्टर था, हालाँकि ये गरीब थे, कंपैरेटिवली नाना मेरे समृद्ध थे, सोच से भी और पैसों से भी दादा मेरे थोड़े गरीब थे कंपेयर्ड टू हिम। वैसे गरीब नहीं थे, वो फ्रीडम फाइटर्स के घर में पैदा हुए थे मेरे दादाजी। बट दोनों में अच्छी बात ये थी, नाना के 4 बेटे 2 बेटियाँ, दादा के 4 बेटियाँ 2 बेटे। पर दादा और नाना ने कभी जीवन में मैंने देखा नहीं कि उन्होंने कोई फ़र्क अपने बेटों और बेटियों में किया हो। बहुत सुंदर कि मतलब एक उस समय काल में भी ऐसी सोच वाले लोग थे। जी। ये देखना बड़ा मुश्किल होता है कि उस समय ऐसे लोग रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी माँ और पिता दोनों वर्किंग थे। जी, पिता मेरे डॉक्टर थे और वो जब उनकी शादी मेरी माँ से हुई तो वो उड़ीसा में पोस्टेड थे। ओके। और माँ ने उनको कहा कि सुनो, मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम जॉब छोड़ दो, औरत हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी आपने इतना गलत सवाल मेरे पिता से पूछ क्यों लिया? मान लीजिए वो कह देते कि जॉब छोड़ो। कहती है नहीं, मैं अपने पति को आँक रही थी। अगर वो कहते कि जॉब छोड़ दो, तो हम सोचते कि इनके बिना ज़िंदगी जीनी होगी। बहुत ब अच्छी बात ये थी कि मेरे पिता ने जब सुना मेरी माँ का ये प्रश्न, हुँ, तो वो पति जो अपने बैच का टॉपर है, जो एमडी मेडिसिन है, डॉक्टर है, उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, कहीं भी अपना तंबू गाड़ लूँगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ अपना जॉब छोड़कर। तो वाह! मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ पे पुरुषों ने, पिताओं ने, पतियों ने अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को, बच्चियों को भरपूर प्रेम, आदर और सम्मान दिया है। उनके साथ खड़े हैं वो हर जगह पर। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि बहुत कम नसीब वाले होते हैं हमारे देश में, ख़ास करके नॉर्थ साइड में अगर देखा जाए तो लड़कियों को इस सोच के साथ पालने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे मैं आपको। खुशकिस्मत हूँ क्योंकि जब आपने स्कूलिंग की बात पूछी जी, थी, तो मेरे माँ-बाप का केवल एकमात्र क्राइटेरिया ये था कि जब मेरी माँ के लेक्चर्स, बिकॉज़ वो प्रोफ़ेसर रही हैं, 22 साल से वो अपने परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में थीं, वो हुँ, अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओह! इस राज्य की प्रथम महिला डीलिट हैं, ओके, 2000 में छत्तीसगढ़ बना, जी, 2001 में उनको डीलिट अवार्ड हुई। बहुत तो सुंदर। ये भी इसकी प्रेरणा मेरे पिता थे, वो पीछे पड़े थे कि इस पूरे समाज में, इस पूरे राज्य में मेरी बीवी से बेहतर हिंदी में कोई होना नहीं चाहिए, तो तुमको तो डीलिट करना पड़ेगा, ही सेड। आपकी मुझे याद है कि माँ ने मेरी कहा, पत्थर फेंकूं अगर 2 लेक्चर्स के बीच, हुँ, तो वो बेटी के स्कूल में गिरना चाहिए था। बहुत सही। आपकी मदर क्या करती थीं? वो प्रोफ़ेसर थीं हिंदी की ओके, और जो हमारा स्कूल था पहला, वो था लिटिल एंजल्स, ओके, जिसको डॉक्टर विभा सिंह चलाती थीं। ओके। वो गवर्नमेंट पीजी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज जो ये अपना है बीआईटी के सामने, जी, जी, जी। उसकी बाउंड्री से लगा हुआ एक नन्हा-सा स्कूल था, प्रेपरेटरी स्कूल था। जी, जी, जी। और क्राइटेरिया में खरा उतर रहा था, तो हमारी शुरुआत लिटिल एंजल्स के स्कूल से हुई है। बहुत अमेजिंग टीचर्स थे, बहुत शानदार, बहुत प्रेम के साथ वो हम जैसी छोटे-छोटे पौधों को प्रेम से अपने सींच-सींच कर पढ़ाना-लिखाना शुरू करवा रहे थे। आप कब समझी अपने आप को, कब जाना कि आप एक लेखिका हैं या फिर आपके अंदर एक
कवयित्री है जो इतना कुछ करने के लिए या पंख लगा के आसमान को छूने के लिए आपके अंदर है कोई करके? मुझे हमेशा मेरी माँ कहती थीं और अभी भी कहती हैं कि जब भी तुमको स्वयं के बारे में कुछ नेगेटिव अगर बोलना हो या किसी और की नेगेटिविटी अगर तुम पे हावी हो रही हो, तो तुम आईने के सामने खड़ी होकर वार्तालाप अपने आप से कर लो, अपने ईश्वर से भी कर लो, कंप्लेन हो तो उससे कर लो। लेकिन जिस समय मेरी बेटी कदम बाहर निकालेगी अपने घर से, उस समय तुम याद रखना कि तुमसे बेहतर इस पूरी दुनिया में कोई है नहीं। तो वो आज ऐसा कहती थी। आज की जो सिनेरियो चल रहा है कि प्रेजेंटली लड़कियां बहुत ओपन हैं, मतलब पेरेंट्स भी बहुत फ्रीडम दे दिए हैं, उसके बाद भी वो सक्सेस अचीव नहीं कर पा रही है। जो एक मंजिल वो चाहती है, भले ही घर से सपोर्ट हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, तब भी वो कहीं न कहीं एक कदम पीछे हट जा रही है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी बच्चियों में या बच्चों में, देखिए अक्सर लोग समझ लेते हैं कि कोई अगर फेमिनिस्ट पोएट है, अगर मैं एंटी देखिए पहली बात पेट्रियार्की का मतलब ये नहीं है अगर मैं पेट्रियार्की को स्मैश करने की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पुरुष विरोधी हूँ। इसका मतलब ये है कि वो जो माइंडसेट है, पितृसत्तात्मक माइंडसेट, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो केवल महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए बुरा है ऐसा नहीं है, वो आदमियों के लिए भी उतना ही बुरा है। क्योंकि जो आदमी समाज के ढर्रे में ढर के अगर पितृसत्तात्मक रवैये को अपनाता है, तो वो अपनी ही कोपलों को खिलने से रोक देता है, अपनी ही पौध को रोक देता है। उससे होता ये है कि जो बच्चियां उसका सच में सहारा बुढ़ापे का बन सकती थीं, क्योंकि आपने स्वयं उसको पढ़ाया नहीं, आपने उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, आपने कहा रात में बाहर मत जाना या इस समय ये पहनना, ऐसे जोर से नहीं बोलना। बच्ची जब मेरी पेड़ चढ़ रही है, अगर मैं उसको फ्रॉक पहना दूं, आप खुद सोचिए, बस जरा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर बच्ची ने लहंगा पहना है मेरी और वो पेड़ चढ़ रही है, तो क्या वो बार बार क्लाइंब करना चाहेगी? वो नहीं कर पाएगी। अगर उसने ऐसे कपड़े पहने जो उसको चढ़ने के समय अगर बाधक ना बने, तो वो चढ़ पाएगी। गिरेगी तो मैं पकड़ लूंगी, पर उसके चढ़ने में बाधा मैं बनने नहीं दूंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब बच्चियां कुछ अगर अचीव नहीं कर पा रही हैं, उसका कारण ये है कि घर में या तो प्रोत्साहन अच्छे से नहीं मिल रहा हो। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, मैं अक्सर अपनी बिटिया को कहती हूँ, वो 3 साल 4 महीने की हैं, पर मैं उनसे जानबूझ के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके सामने करती हूँ कि अगर 4 में से 2 भी सीख लें तो मेरे लिए तो मैं गंगा नहा लूँगी। उनको मैं ये कहती हूँ कि बेटा तुमको जो करना है तुम करना, तुम अपने पिता को या अपनी माँ को फॉलो करने के लिए नहीं पैदा हुई हो। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है बच्चियाँ अच्छा क्यों नहीं कर रही हैं, खासकर बेटियाँ, तो कमर्शलाइजेशन जो है, पेट्रियार्कल कमर्शलाइजेशन ऑफ द माइंड गेम, जहाँ पे हम बच्चियों को कहते हैं कि तुम सुंदर दिखो। सुंदरता के पैमाने कैसे हैं? लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, रंग गोरा होना चाहिए, या तुम पतली हो जाओ या थोड़ी मोटी हो जाओ। तो हम एक प्रकार से बच्ची जो दिमाग कहाँ लगा सकती थी अपने उज्जवल भविष्य के प्रति, हम उसको बता रहे हैं अब जवान हो गई, तुम्हारे रिश्ता देखेंगे। इससे बड़ा कोई डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट नहीं छोड़ता बच्ची के मन में। अगर आप ही अपनी बिटिया को बार बार ये कहें क्या करोगी पढ़ लिख के, शादी ब्याह ही तो करना है, पॉइंट ऑफ व्यू क्यों रख रही हो, लोग बुरा मान जाएंगे, चुप रहो, ज़्यादा बोलो मत। तो जब अपने घर का वातावरण ही आप ऐसा रखते हैं जो कि डेमोक्रेटिक ना हो, डेमोक्रेटिक माने जहाँ हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के रख सकता है। आपकी बेटी माँ से चाहे पिता से, या बेटा फॉर दैट मैटर, अगर आपका बच्चा आपसे जेन्युइनली नेचुरली कनेक्ट नहीं कर पाता और अगर उसको डर लगता है, तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता। डर के अभाव में ही प्रेम होगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं हमारे समाज में, मैं इसी समाज की बेटी हूँ, मुझे बहुत आलिशान लोगों ने पाला है, पोसा है, और हर घर में कोई ना कोई रूढ़िवादी रहता है। तो मेरे पिता हमेशा ये कहते थे, मेरी माँ हमेशा ये कहती हैं, मेरे माँ बाप दोनों ये कहते हैं कि जो तुम किसी से अगर मिलो, तुम्हें किसी की बात कोई अच्छी लगे, दुश्मन की अच्छी क्यों ना लगे, उसको इम्बाइब करो, जो खराब लगे उसको छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कोई फेवर मांगा, मेरे फेवर मांगने का आप 2 तरीके से जवाब दे सकते हैं, या तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं या तो आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे। दोनों ही स्थिति में मैं ग्रेसफुली आपको हाथ जोड़ के कहूंगी ऑल राइट, क्योंकि आपने मुझे ऑनेस्टली अपना जवाब दे दिया। पर अगर आपको लगता है कि आप हेल्प कर देंगे फिर आप बदसलूकी कर पाएंगे, तो मैं कहूंगी आप प्लीज बाहर निकल जाएं। बिल्कुल। हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्प करने की आड़ में फिर अपने आप को भगवान मानने लगे और हम कोई हीन व्यक्ति बन गए। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर हम किसी का कुछ फेवर करते हैं, कोई हमारा फेवर करता है, तो इन रिटर्न कुछ चाहता है। इसके लिए बहुत सही जवाब दिया आपने। आप कौन सी ईयर में लिखना शुरू की? जब मैं क्लास 2 में थी तब मैंने लिखना शुरू किया। मेरे घर में, नानी नाना के घर में, यहीं मोहन नगर दुर्ग में ये माहौल होता था कि 4 मामा और मम्मी की एक बड़ी बहन भी थी। जब 6 भाई बहन बैठते थे तो मैथिली शरण गुप्त, निराला, इन लोगों की बातें होती थी और हम मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे।
और अगर मान लीजिए लिटरेरी वातावरण नहीं चाहिए, हम अगर बोर हो गए या माँ बाप को हमने कहा अब बस करो, अब कुछ नहीं सुनना है हमको, पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं, तो वो जस गीत, दुर्गा भजन, मुझे देवी में बड़ा विश्वास है। मतलब मुझे लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हल मेरे पास नहीं होगा, अगर मेरे साथ मेरी भवानी का हाथ है। और बिल्कुल। इंटेंशन अगर मेरा ये है, कोई प्राइवेट पर्सनल प्रॉफिट मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव केवल इतना है, ये कविताएं लिखी गई थी मेरी बेटी के लिए, जी, जी। जिसको मुझे लगा कि काश हर बच्चे बच्चे तक मैं पहुंचाऊं। बेटी को समर्पित है पर केवल बेटियों के लिए है नहीं, क्योंकि ये आइडियाज़ वो हैं जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे मिले, जो मैंने सीखा अपने गुरुओं से, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, जो मिरांडा हाउस में मुझे पढ़ा रहे थे, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो अब उसी सोच को लेकर मैं अपने छत्तीसगढ़ आई हूँ वापस। 2002 के आसपास छत्तीसगढ़ छूट गया था मुझसे, क्योंकि 2001 या 2 के आसपास जब मेरी माँ का सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू लबासना में हुआ, पिता एचओडी फार्माकोलॉजी बन के कुटपड़ी उडुपी चले गए, कर्नाटका। तो बड़ा लगाव है, और हम जो वो भेदभाव होता है ना नॉर्थ एंड साउथ का, जी, जी, वो जी। हम नहीं जानते, क्योंकि मसूरी जाने के बाद हम विंटर वेकेशंस पे 3 महीने कर्नाटका में रहते थे, 8 साल तक ऐसा हुआ। ओके। तो आप मुझे लगता है कि इस बात का बड़ा प्रभाव है मेरे जीवन में। आपको परिवेश मिला जिसके कारण एक सोच खुली, सोच खुली आपकी, बिल्कुल। और घर का माहौल भी ऐसा था कि सब पढ़े लिखे थे, तो आपको रुचि उसकी तरफ बढ़ती गई आपकी। मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल इसमें मेरे पिता का है, क्योंकि पिता को सिखाने वाले बहुत ऐसे मर्द थे और ऐसी औरतें थीं जो पितृसत्तात्मक सोच रखती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सारे गंदे हैं, मेरी बात को प्लीज समझेंगे, जी, जी, लेकिन जी। उनको बताने की चेष्टा निरंतर की गई कि 2 बेटियों के माँ बाप हो, तुम लोग का दिमाग ठीक है, दिल्ली में पढ़ाना आसान नहीं है। जी, जी। मसूरी में जहाँ मैं पढ़ रही थी, वो मसूरी देहरादून के नामी गिरामी स्कूल्स में आता है, और मुझे याद है जब माँ ने वहाँ दाखिला कराया, तो उनको, मैं और मेरी बहन अपने सर को माँ के पैर में रख के रो के बोलते थे, बेइज्जती कराने के लिए लाई हैं, क्यों लाई हैं यहाँ पे, वापस भेजे छत्तीसगढ़। क्योंकि दुखद बात यह है कि स्कूल एजुकेशन में हम मसूरी देहरादून के आगे कहीं नहीं खड़े होते। अगर यहाँ से बच्चा कुछ अच्छा करके निकल रहा है, तो ये बच्चे की स्वयं की मेहनत और कुछ अमेजिंग टीचर्स का योगदान जरूर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्कूल के पैरामीटर्स पे, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई पे हम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ को अभी बहुत प्रगति की आवश्यकता है, हमारी जगह को प्रगतिशील विचारधारा की आवश्यकता है हमारी जगह को, और हमारे को ऐसे पिता चाहिए, हम सबको ऐसे माँ बाप चाहिए जो अपने बच्चे की उड़ान में अड़ंगा न डालें, जो विश्वास रखें कि बच्चियां भी बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं अगर आपने उनको प्रेम दिया, सहयोग किया। आउट ऑफ द कोर्स एक सवाल आपसे करना चाहूँगा मैं। आप दिल्ली में पढ़ी है। जी। दिल्ली में 99% कट ऑफ होता था जब हम लोग पढ़ते थे। अब तो 100% हो गया कट ऑफ। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और आज हम जहाँ बैठे हैं दुर्ग या छत्तीसगढ़ में, उसमें क्या कारण है कि वहाँ पे इतने परसेंटेज आ जाते हैं कि हम लोग 3 साल में भी, हम शायद टोटल करूँगा तो मैं शायद मेरा नहीं याद पाता। वहाँ 100% कैसे स्कोरिंग हो जाते बच्चों की? देखिए, जैसे हम जब मैं 11th कक्षा पढ़ने के लिए, मेरे पिता ने मुझे मसूरी में फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पीसीबी दिलवा दिया है 10th के बाद, तुम बायो में अच्छी हो, पर बेटा मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी का रुझान लिटरेचर में है, पैक योर बैग्स एंड लीव फॉर दिल्ली। ये मुझे वो पिता कह रहे थे जो स्वयं एक बहुत फेमस डॉक्टर रहे हैं साउथ इंडिया में। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर की बेटी हो, डॉक्टर बनोगी, जबकि माँ ने पीसीबी 10th के बाद दिलवा दिया था, क्योंकि मेरे स्कूल में 10th के आगे की शिक्षा नहीं थी, मुझे दूसरे स्कूल जाना था मसूरी में ही। जी, जी। तो पिता का फोन आया, उन्होंने कहा डार्लिंग पैक योर बैग्स, माय डॉटर इज गोइंग टू गो एंड स्टडी लिटरेचर बिकॉज शी लव्स लिटरेचर। मुझे वो बात आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे पिता एक ऑर्डिनरी फादर, ऑर्डिनरी मैन नहीं है। बहुत आसान ही इज़ अ है ग्रेट ऑर्डिनरी मैन, बन ही इज़ अ जाना। ग्रेट मैन। क्योंकि हर एक डॉक्टर, एक पिता अगर होगा तो सोचेगा कि मेरी बच्चे डॉक्टर ही डॉक्टर ही बने, बने। और आपको पीसीबी करती आज, तो शायद आज आप ये मुकाम पे नहीं होती, शायद किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते आप। वो भी सौभाग्य की बात है। मेरा ये मानना है कि अगर हम एक पनवाड़ी भी हैं, जी, जी। या अगर हम एक थ्रेडिंग करने वाली दीदी हैं, हम प्रोफेसर हैं, चाहे हम आर्टिस्ट हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, पर्सनली मेरा ये मानना है देश सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही सेवा को चुनें। मेरी बिल्कुल। प्रोफेसर एक एचओडी थी, अभी हैं, डॉक्टर पूर्णिमा रॉय मिरांडा हाउस में। वो मेरी आइडल हैं, मेरी भगवान हैं, और मेरी भगवान बहुत ऑर्डिनरी दिखती हैं, पर जब वो बात करना शुरू करती हैं तो मैं उनको, मेरी आत्मा उनको साष्टांग प्रणाम करती है। 10 साल आईएएस रहने के बाद, आईएएस की नौकरी छोड़ देने के बाद उन्होंने मिरांडा हाउस का पॉलिटिकल साइंस विभाग ज्वाइन किया, और वो हमेशा हमेशा कहती थी हम सब लड़कियों को, मिरांडा हाउस इज अ गर्ल्स हाँ, कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। तो वो कहती थी
कि ये बड़ी गलत बात है कि हर कोई देश सेवा के लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है। जी, अगर एक पनवाड़ी चूना कम लगाता है तो वो भी देश सेवा कर रहा है। बिल्कुल। तुम्हारे हाथ में जो भगवान ने हुनर दिया है, अगर तुम उसको ईमानदारी से निभा रहे हो तो तुम देश सेवा कर रहे हो। अगर तुम मिलावटी व्यक्ति नहीं हो तो तुम देश सेवा कर रहे हो। बहुत सुंदर विचार हैं उनके। आप एक बात बताइए, जो बुक लिखा है आई गिफ्ट यू अ रेनबो, जी। इसका मेन प्रेरणा स्रोत कहाँ पे है आपका इसका? प्रेरणा स्रोत मेरी नन्ही सी बेटी हैं। मैंने भवानी से, शलभ ने भी भवानी से, हमने सिर्फ और सिर्फ बेटी मांगी थी। बेटा होता तो वेलकम होता, नो जी, प्रॉब्लम, जी, जी। लेकिन प्रेफरेंस था बेटी का। हम 2 बहनें हैं, छोटी बहन मेरी यूएस में है पिछले 15 साल से, और मुझे ये लगता है कि अगर मेरी बेटी नहीं होती तो थोड़े समय के लिए बड़ा अपसेट हो जाती मैं। तो जब डॉक्टर पहला जानी ने मुझे कहा, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ओके। सो शी टोल्ड मी, जानवी यू हैव अ डॉटर जस्ट लाइक योर हस्बैंड। तो ओटी में, थिएटर में ही मैं मंत्रोच्चार करने लगी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, एंड देन फिर मैं अनकॉन्शियस हो गई। उसके आगे का मुझे याद नहीं है। फिर शलभ मुझे बोले कि देखो हमारी बिटिया को देखो जानवी। तब मेरी आंखें खुली, पर इतना भाव विभोर में हो गई थी कि मुझे वही जो जो मुझे चाहिए था। मैं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं ये अगर कहूँ आपसे कि मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि जो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। पति के रूप में मुझे वो व्यक्ति नहीं मिला जिसको मैंने दहेज दिया या जिसने मुझसे दहेज लिया। To have a say in your own marriage is about equality. बहुत सही। दूसरी बात मैं बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ, अगर पढ़ाई और शादी में कभी तुम्हें कुछ चुनना हो तो आंख मूंद के विद्या को चुनना। अगर एक बच्ची 10वीं फेल 10वीं पास है, उसको उसके लेवल का ही व्यक्ति मिलेगा। अगर तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो शायद तुम्हारे दायरे बढ़ जाएंगे, और जो तुम्हें डिजर्व करता हो उसी को तुम, जो वरदान बने उसी को तुम वर चुनना। उल्टा अपने सर में किसी ऐसे व्यक्ति को अगर मुंडी में बिठा के रख लें और बोले पति आप परमेश्वर हैं, तो आपका डिक्लाइन वहीं से शुरू होता है। परमेश्वर कोई नहीं होता सिवाय परमेश्वर के। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि माँ पिताजी भी परमेश्वर से कम नहीं है। वो जीवित, हम जिनको साक्षात देख सकते हो परमेश्वर, वो माँ और पिता होते हैं हमारे लिए। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और हमारे दर्शकों से भी। ये फ़ॉरेन की एक स्टोरी है। एक कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करते हैं, और वहाँ बहुत आइस पड़ती थी। तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम अपने माँ बाप को कभी अपने घर में नहीं आने देंगे, हम दोनों अकेले रहेंगे, वी लिव, क्योंकि वहाँ पे क्लस्टर फैमिली का कल्चर भी है फ़ॉरेन में। तो एक दिसंबर की रात थी, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि लड़के की माँ और पिता आए हुए हैं। तो मुझे वो एक अपनी कहानी याद आ गई, आप जरूर पूरा करें। पत्नी को देखते हैं तो पत्नी बहुत अलग ही एक नज़रिए से अपने पति को देखती है। तो पति बोलता है कि नहीं, हम आपको अपने घर में नहीं ला सकते। वक्त गुजरता है, 2-3 साल बीतते हैं, फिर एक और ठंड की रात आती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। इस बार लड़की के माँ पिता होते हैं। लड़की की आंखों से आंसू झरने की जैसे बहती है, पति की तरफ देखती है। पति कुछ नहीं बोलता और बोलता कि अंदर आने दो उनको। वक्त गुजरता है, उनके लड़के पैदा होता है, पहला लड़का पैदा होता है। किसी को कुछ नहीं, बस शांति से हाँ हो गया, इट्स ओके। सेकंड, दूसरा लड़का होता है, तीसरा लड़का होता है। फिर कुछ साल बाद एक लड़की पैदा होती है। तो वो पिता अपने शहर को, पूरे शहर को बुलाकर पार्टी देता है। तो पत्नी बड़े आश्चर्य से पूछती कि अपने 3-3 लड़के पैदा हुए तो आपने किसी को बताया भी नहीं, आज दोस्तों को नहीं बुलाया, खाना भी नहीं खिलाया, पर बेटी पैदा हुई तो आपने क्यों बुलाया सबको, पार्टी, शहर को पार्टी दिया। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे लिए दरवाज़ा खोलने वाली पैदा हो गई। क्या बात है, और ये सच बात है, वाकई में, सच बात। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं पर्सनली एज जर्नलिस्ट अगर मैं बोलूँगा कि प्रेजेंट सिनेरियो में माँ बाप को घर से निकालने वाले बहू को जिम्मेदार बोला जाता है। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बेटे की होती है। बिल्कुल। बहू उतनी गलत नहीं होती जितना बेटा गलत होता है। इसीलिए, और जब माँ बाप को घर से निकाला जाता है तो वही एक बेटी होती है जो जिसको उन्होंने पराया धन बोला, दहेज दिया, पढ़ाया लिखाया नहीं, वही एक बेटी होती है जो उनके अंतिम समय तक उनकी सेवा करती है। मेरा ये मानना है कि संस्कार बहुत बड़ी बात है। बेटा हो चाहे बेटी, दोनों आपका सम्मान करेंगे अगर आपने कभी दोनों में फर्क नहीं किया। बिल्कुल सही दूसरी बात है। चीज़ ये है कि मुझे, अगर मैं बेटे की माँ हूँ चाहे मैं बेटी की माँ हूँ, मैंने जब मेरे बच्चे को जना
तो जना मैंने इसलिए नहीं था कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे बिल्कुल। माता पिता कहते हैं बेटा तुमने हो के ना पैदा होके हम पे उपकार किया है, और बिल्कुल। मैं उनकी सोच से बड़ी ज्यादा प्रभावित हूँ। तो मुझे लगता है कि जब बच्चा माँ बाप के जीवन में आता है ना, तो वो हम पे उपकार करता है। जी, जी, जी। हमने उसको अपने प्रॉफिट के लिए नहीं पैदा किया। हाँ, जी, वो अलग बात है अगर हम बूढ़े हो जाएं और अगर बच्चा साथ दे दे तो अच्छा लगता है। पर बिल्कुल। तब मेरी अपेक्षाएं केवल मेरी खुद की औलाद से थोड़ी बहुत हो सकती हैं, हुँ, दूसरे की औलाद से नहीं। हुँ, तो हुँ। मेरा मानना ये है, बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हूँ अपने माता पिता के लिए, जी, जी। अगर बेटा अपने माता पिता के लिए कर रहा है, ना वो मुझे बाधा दे रहा है ना मैं उसको बाधा दे रही हूँ, जी। तो जीवन का एक भी, हमारे आजू बाजू एक भी बूढ़ा व्यक्ति कभी भी पराश्रित भी नहीं होगा, कभी अपमानित भी नहीं होगा। अपने बच्चों को संस्कार देने का काम बस ढंग से करिए, क्योंकि वो हमें देखकर सीखते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमारे अतीत में अगर हम थोड़ा-सा जाएँगे, थोड़ा नहीं बहुत पीछे जाएँगे जब राजा-महाराजा हुआ करते थे, तो कन्या का बहुत सम्मान होता था। जी, मतलब वो रानी भी बनी है, राज्य चलाई है और उसको वो सारा सम्मान मिलता था जो एक पुरुष प्रधान होते हुए भी महिला को सम्मान दिया गया था। जैसे रानी की झाँसी, अगर झाँसी की रानी की भी बात करेंगे, तो उन्होंने कमान सँभाली थी अपने राज्य की। जी। आज के समय में ये क्या ऐसा सिस्टम आ गया या रूढ़िवादिता कहाँ से ऐसे उठ गई है आपके हिसाब से कि लोग महिलाओं को सेकंड लेवल पे रखते हैं, फर्स्ट लेवल पे हमेशा पुरुष क्यों है? असल बात क्या है कि हर जगह पुरुष फर्स्ट और सेकंड लेवल या महिलाओं की बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे और अवेयर जो लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, क्योंकि खाली पढ़ाई भी यहाँ पे कुछ काम नहीं आती। आप कई जगहों में देखेंगे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जज हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी और जज दोनों मिलकर के बहू को आग लगा रहे हैं बेटे के साथ मिलकर, है बिल्कुल। ना? तो खाली पढ़ाई, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ संस्कार विहीन विद्या किसी काम की नहीं है। मेरा ये मानना है कि देखिए पढ़े लिखे और अच्छे घरों में बेटा बेटी दोनों में ही एंटाइटलमेंट नहीं होगा। मैं उस घर से आती हूँ, मेरे नानी के जो नाना थे वो चीफ सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। ग्रेट। तो वो इमेजिन करिए, हम अंग्रेजों के ज़माने की ही बात कर रहे हैं। एक पांडे वेतन आयोग चलता था, वो मेरे दादा लोगों के नाम पे नहीं था, वो मेरी नानी के नाना लोगों के नाम पे था। इलेक्शन कमीशन ने, जूना बिलासपुर में एक जगह है, हाँ, हाँ। उस जगह को बहुत ज़माने पहले इलेक्शन कमीशन जब अंग्रेज़ों ने बनाया था, अंग्रेज़ों के समय से जो चलता था, हुँ, हुँ। उन्होंने उस समय एक जगह का नाम रखा किला वार्ड। उसका नाम किला वार्ड रखा क्योंकि वो घर जो नानी का हुँ, ननिहाल हुँ, था, हुँ, हुँ। उससे बड़ा कोई घर उस समय था नहीं। ओके। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि बात, अगर कोई सोचे कि मैं पुरुषों के खिलाफ हूँ या महिलाओं को प्रेफर करती हूँ, ऐसा नहीं है। हम किस बात पे चोट करना चाह रहे हैं? हम पितृसत्तात्मक माइंडसेट पे चोट करना चाह रहे हैं। जी, जी, जी। तो मुझे अगर मेरी सास परेशान करे तो वो भी पेट्रियार्कल हुई, जी, जी। और अगर मुझे मेरे फादर इन लॉ प्रेम करे, सम्मान दें, तो वो पेट्रियार्कल नहीं हुए। वो आदमी होते हुए पेट्रियार्कल नहीं हुए, और अगर वो परेशान मुझे करती हैं तो वो पेट्रियार्कल हुई। जी, जी, आप जी। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि हर जगह द्वंद्व नहीं है, हमारे हमारे बीच द्वंद्व नहीं है। हुँ, हुँ। प्रॉब्लम ये है कि कई जगहों में मेजॉरिटी ऐसी है लोगों की जो फ़र्क करते हैं, इसलिए जीवन में कई बार हम बड़े निराश और हताशाजनक चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, मन बड़ा दुखी होता है ये देखकर। पर ऐसी ही जगहों में वो पिता भी हैं जो समाज के बीचों-बीच रहते हुए अपने दोनों बच्चों को ध्यान से, चाव से पालते हैं, और वो चाहते हैं कि वो नॉन जजमेंटल हुए अपने बच्चों को उड़ान भरने में अपनी सहभागिता ज़रूर निभाएँ। तो बात सिर्फ़ जगह की नहीं है, दिल्ली में भी बहुत दकियानूसी लोग हैं, बहुत है। यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ भी कुछ बहुत दकियानूसी लोग हैं, वहाँ कुछ बहुत अच्छे लोग हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट मैन वर्सेस वुमन एवर। वही घर आगे बढ़ेंगे जहाँ पे औरत और आदमी एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए चलेंगे। क्योंकि जहाँ पे नारी का सम्मान नहीं है, वहाँ वो स्थान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है आने वाले जी, समय में। जी। और अगर नारी पढ़ी लिखी है, तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। नेहरू जी कहा करते थे। जी। और आपको कुछ दिन पहले जब एक कॉन्फ्रेंस में आपसे मेरी बात हुई थी, तो अब मैंने कहा था कि नारी ही नारी की दुश्मन है। एक जी, पुरानी प्रचलन है, इस पे आपने कविता भी लिखी जी। है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को कविता सुनाएँ। ये कविता मेरे दिल के बड़े करीब है, और थैंक यू कि आपने मुझे कुछ अच्छा रचने के लिए प्रेरित किया। थैंक यू। और इसमें एक सवाल भी था, मुझसे किसी व्यक्ति ने वहाँ पूछा था जो मुझे बड़ा ही भद्दा सवाल लगा था। सवाल ये था कि अगर कोई अगर कोई अचीवर स्त्री हुँ। अपने स्पाउस को छोड़ दे, स्पाउस माने पति या पत्नी, हुँ, है हुँ। ना? मैं हस्बैंड या वाइफ नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरे स्पाउस शलभ हैं, उनकी स्पाउस मैं हूँ। स्पाउस माने जेंडर न्यूट्रल टर्म हुआ। बिल्कुल।
तो उन्होंने पूछा था कि ज्योति मौर्य जी ने इनको छोड़ दिया, इस पे क्या कहना है। देखिए, यही हमारी त्रुटि है। त्रुटि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप गप मारने के आदी हैं, आपको सार्थक सवाल पूछने नहीं आते। ये दुखद बात है। आपको आप होते कौन है, मैं कौन होती हूँ कि हम किसी और पे टिप्पणी करें। हमें ये देखना है कि हम अपने समाज के लिए, बाय द वे, जब मैं समाज कह रही हूँ तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैं संविधान को अपना भगवान मानती हूँ। मेरे लिए दुर्गा माँ और संविधान बस दो ही भगवान हैं, इसके अलावा मेरा और कोई भगवान नहीं है। तो जब मैं समाज कह रही हूँ तो समाज का मतलब ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, साहब सिन्हा समाज, कायस्थ समाज से, डजंट मैटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। मैं ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो मुझे और आपको बार बार अलग अलग करके डिवाइड कर रही है। समाज का मतलब मेरा ये है कि हमारा छत्तीसगढ़ी परिवेश, जिस परिवेश में अक्सर हम थोड़ा बहुत देखते हैं, लोगों से प्रभावित होते हैं, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि 4 लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे भी ये करना है। उसने इतनी बड़ी शादी की, अरे उसे बड़ी करनी पड़ेगी। क्यों? तुम किस होड़ में हो? भेड़ चाल नहीं चलना है। और भेड़ चाल नहीं चलना बहुत बड़ी बात होती है। जिसमें साहस होगा वही व्यक्ति ये काम करेगा। बिल्कुल। सुने, प्रश्न, इस कविता का नाम है प्रश्न। प्रश्न पूछते हैं, और पूछते भी कैसे कैसे प्रश्न हैं। इग्नोरेंट हैं शायद। इग्नोरेंट माने उनको जानकारी नहीं होगी शायद। नारी ही नारी की दुश्मन होती है, पूछते हैं ऐसा क्यों? फिर चेष्टा करते हैं करें उन औरतों का चरित्र हनन जो अपने असंवेदनशील संबंधों को छोड़ बन जाती हैं कुछ आलिशान ही। नारी ही नारी की दुश्मन होती है, इस स्टेटमेंट की आड़ में अपनी डिपेंडेंट महिलाओं को सिखाते हैं अपनी भाषा बोलना। गूंगी गुड़िया को अपनी जुबान देते हैं ये लोग उधार, क्योंकि गर वो कर भर दे कुछ अपने मन का तो इनका इनसेक्योर चित्त फुफकार मारता है जहरीले सर्प की तरह। इन्हें पसंद हैं वो लोग जो इनसे कभी सवाल ना करें, और अगर खुदा न खास्ता सवाल कर भी दें तो केवल ये, मैं कैसी लग रही हूं, तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाऊं, तुम्हारे घर के आंगन की तुलसी मैं कैसे बन जाऊं। ऐसे प्रश्नों तक ही सीमित रहें, लांघे बिल्कुल नहीं इस दहलीज को। क्यों नहीं पूछते ये वो प्रश्न जो समाज में सार्थक संवाद शुरू करे? क्यों नहीं पूछते कहां तक पढ़ाई की और कहां तक पढ़ना है? क्यों नहीं पूछते अपने बच्चों से, बेटों से, बेटियों से कि उनका सपना क्या है? शायद इसलिए नहीं पूछते होंगे कि उन्हें कोल्हू के बैल की तरह बनना है, जो चलता रहे आंखें मूंद इस विश्वास में कहीं कि कहीं तो पहुंचेगा। विडंबना यही तो है। निरर्थक प्रश्नों की बाढ़ है और सार्थक प्रश्नों की कमी। किंतु तुम हताश ना होना, पूछते रहना जटिल सवाल, प्रोत्साहित करना मेरे देश के एक एक बच्चे को कि वो पा सके अपनी मनचाही मंजिल। पता है कुछ लोगों के वारिस केवल बेटे क्यों होते हैं? बुढ़ापे में सहारा बेटा ही क्यों होगा? लालच ने प्रेम की ओढ़नी ओढ़ी है यहाँ, वरना वारिस तो हर उस शख्स के पास है जिसने अपने आप से बेहतर अपना एक नया नन्हा स्वरूप रचा है जीवन में। संतान बेटी हो या बेटा, बस काश के काबिल बन के मेरे देश के संविधान को बचाए। बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने। आपने उस दिन एक बहुत अच्छी बात कही थी कि परिवेश बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी के पनपने के लिए, किसी के निर्माण के लिए। तो आप आज के माता पिता को अपनी ओर से एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, मैं बोलूँगा आपको एक सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट बोलना सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि समाज को आप बदलना चाहती है, समाज की सोच को आप, एक रूढ़िवादी सोच, गलत सोच को बदलना चाहती है, ना कि सही सोच को। तो आप उन माता पिताओं से जो एक पिता, एक माँ हैं, जो एक लड़की की भी माँ है और एक लड़के की भी माँ पिता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी। क्या मैं संदेश देने के पहले आपसे 2 मैसेजेस साझा कर सकती हूँ जो मुझे मेरे बच्चों ने लिखे हैं, जिनको मैंने कांकेर और कवर्धा के गवर्नमेंट पीजी कॉलेजेस में पढ़ाया है। जी। मुझे बहुत गर्व होता है ये आपको कहते हुए कि जो बच्चे पहले 4 लाइनें लिख नहीं पाते थे अंग्रेजी की, और जो हिंदी में एनालिसिस नहीं कर पाते थे, वो मेरे बच्चे कवर्धा और कांकेर के मेरी इस किताब के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विमोचित हुई है, उसको देखने के बाद उन्होंने कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं जो मेरे लिए बड़ी अनमोल हैं। मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। खुशी होती है जब मैं देखती हूँ
कि मेरे छत्तीसगढ़ी बच्चे जो मुझ जैसे ही हैं, जी, क्योंकि जी। वो भी इसी मिट्टी से जन्मे हैं, जी, मैं जी, भी। जी, जी, जी। एक मेरी कविता थी राजा बेटा, जिसमें मैंने कहा था कि बेटों को हमें कैसे नहीं पालना है, जी, हमें उन्हें जेंडर इक्वालिटी का पाठ पढ़ाना है। हम नहीं चाहते कि वो एंटाइटल्ड हो जाएं। एंटाइटल्ड होने का मतलब ये होता है कि मैं लड़का हो गया ना, इनफ क्वालिफिकेशन, अब जब शादी करूंगा तो 4 पहिया तो आनी चाहिए, चाहे पनवाड़ी क्यों ना हो। मैं पनवाड़ी बोल के पनवाड़ी की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक नाकाबिल लड़का भी अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ लेता है, ये सोचता है कि ब्याह बिल्कुल, करूंगा तो राजा तो बनना ही है क्योंकि मैं लड़का हूँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये सुनिए, मेरे एक बच्चे ने लिखा है, छत्तीसगढ़िया बच्चा, बेटी, राजा मतलब ये राजा बेटा का एनालिसिस किया है मेरी बच्ची वेदांगी ने। ओके, राजा बेटा, yes, Raja Beta is someone who breaks all the stereotypes and does everything that is expected from Beti. For me, Raja Beta is someone who accepts and understands his responsibilities so that he can challenge the social gender biased norms. From where I am, I have been experiencing a thing. Eventually, equally, everybody needs to learn a thing or two from each other. बहुत आप सुंदर। सोचिए, ये मेरी छत्तीसगढ़ी बच्ची ने लिखा है। बहुत शानदार वर्ड्स का उन्होंने यूज़ किया है। और अब आप ये देखें, एक बेटा है मेरा, मतलब मेरा बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया था, जी, जी। घनश्याम। जी, जी। घनश्याम ने हिंदी में इसका एनालिसिस किया है, क्योंकि ये हमारा हिंदी चैनल है। जी, जी, हम जी, अपने जी। दर्शकों को अब ये सुनाते हैं, और ये आप समझिए कि ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ने, बेटे ने लिखा है। कविता हमारे समाज में फैली एक छिपी हुई परंतु कड़वी सच्चाई पर निशाना है, जिस पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। अवश्य ही आज भी हमारे आसपास कई पेरेंट्स हैं जो अभी भी इस बीमारी से संक्रमित हैं, जिनके द्वारा उस नवजात बच्ची के पैदा होते ही उससे कई सारी फ्रीडम्स छीन ली जाती हैं जिसका वह पात्र है। केवल राजा बेटा कह देने से कोई राजा बेटा नहीं बन जाता, क्योंकि सही मायने में राजा बेटा एक जेंटलमैन और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जो माता पिता और समाज के प्रति अपने सारे दायित्वों का परिपूर्ण तरीके से पालन करता है। परंतु 21वीं सदी में देख पा रहा हूं और अच्छा महसूस करता हूं कि अब लोगों की अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस के कारण बेहतर हो रही है। इस दिशा में एक छोटा सा पहलू यह भी है कि स्वयं राजा बेटा भी इस संक्रमण से ग्रसित है कि उस व्यक्ति के पेरेंट्स, समाज उससे कितनी अधिक एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ डाल देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो इमैच्योर और असहज महसूस करता है कि वो ये कह नहीं पाता कि मर्द को भी दर्द होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरे बच्चे ने लिखा है, बहुत जो सुंदर, अभी शायद 17 या 18 साल का होगा, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। बहुत सी, सही। दिस इज द चेंज, जिस चेंज की मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी, जी, कोई जी। मुझे बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, कुछ भी अगर बदलेगा तो वो मेरे पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ, मेरा संदेश आज के हर माता पिता को केवल ये है कि ऐसे बच्चे पैदा करिए जो वेदांगी और घनश्याम की तरह हों, बिल्कुल, जो समझ पाए कि क्या कुरीतियां हैं, किनको बदलना है। जो मेरे घर में अच्छा नहीं है उसको मैं स्वयं त्याग दूंगी, आपको बिल्कुल, बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, पर बिल्कुल, ज़रूरी ये है कि जो कमी है, जो गंदगी है, उसको मैं आइडेंटिफाई करूं। बिल्कुल, बिना बिल्कुल। आइडेंटिफाई किए मैं रेक्टिफाई तो कर ही नहीं सकती। एक टॉपिक आता है जो अभी बहुत हद तक, मेरे ख्याल से बहुत हद तक नहीं बोलूँगा मैं, एक पर्सनल अपना व्यू बोलूँगा तो 15 से 20% लोगों की मानसिकता बदली है पहले से कंपैरेटिवली, जी जी। वो है दहेज। हम्म। आज के यंग जनरेशन दहेज पे बहुत हद तक उसको डिनाई करता है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, लड़के मना कर रहे हैं। तो ये जो दहेज प्रथा जो थी, उसका जो गलत इंटरप्रिटेशन करके लोगों ने उसको गलत चीज़ बना दिया, जिसके कारण कई मासूम लड़कियों का अपनी जान दे दी है उस चीज़ के लिए। जी, इस दहेज के लिए आप इस यंग जनरेशन को अब क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने बहुत करीबी से इस चीज़ को समझा है, डोमेस्टिक वायलेंस को, पेट्रियार्की को। मैं विमेन डेवलपमेंट सेल मिरांडा हाउस की प्रेसिडेंट रही हूँ, तो जहाँ हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को बहुत करीब से देखते थे। और हम कभी भी दर्शक दीर्घा में बैठ करके टिप्पणियाँ मारने वाले लोग नहीं थे। जी, थैंक्स जी। टू हमारे प्रोफेसर्स, जो हमें बताते थे कि हमें बिल्कुल बाकायदा पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर करवा के और जी। उसको लीगली आगे कैसे लेके जाना है। जी, तो जी। हमारे साथ एक टीम होती थी, हमारे प्रोफेसर्स थे, हम थे, सेंट स्टीवंस के, मिरांडा के, हिंदू कॉलेज के बच्चे एकत्रित होते थे, बच्चे बच्चियां, जिनको भी इस संवाद में रुचि होती थी, जो सच में चाहते थे कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर वो डोमेस्टिक वायलेंस और ये जो केसेस थे सेक्सुअल वायलेंस के, उनके बारे में समझने की संवेदनशीलता जो रखते थे, लड़का हो चाहे लड़की, जी, वो जी। इसमें आते थे। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब बच्ची देखती है कि उसके साथ अति हो रही है, वो पढ़ी लिखी भी है, उसके पास अपने पैसे भी हैं, या मान लीजिए पैसे नहीं भी हैं, दोनों स्थिति एक बार सोच के देखते हैं। जब वो किसी ऐसे घर में फंसती है जहां उसको बार बार बारंबार अपमानित किया जाता है, उस पर लांछन लगाया जाता है,
और जब वो अपने माता पिता से अगर शेयर करती है तो अक्सर आप देखेंगे कि लोग कहते हैं अरे समाज क्या कहेगा, शादी कर ली है तो निभाओ। आपको मरी बेटी चाहिए कि जिंदा बेटी? मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये मानती हूँ कि भगवान ना करे अगर कभी हम स्वयं उस स्थिति में आए जहां अगर हमको हमारे माँ बाप छोड़ दें, भले ही वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, मेरा जीवन है, नितांत निजी जीवन मेरा है, तो हर एक बच्ची को और हर एक बेटे को भी, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, लड़के भी देखे हैं जहां वो बुरी महिलाओं के साथ फंस गए जिनको उनसे सच में केवल प्रॉपर्टी चाहिए थी। उस स्थिति में एक अच्छा बुद्धि वाला व्यक्ति, दिमाग वाला व्यक्ति ये काम करता है कि जब आपको अगले बंदे का आशय, इंटेंशन अगर समझ में आ गया कि वो मुझसे कुछ चाहता है या चाहती है, प्रेम के अलावा, प्रेम जी। नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, तो अगर आपको समझ में आने की बुद्धि है तो वो समझ करके वहां से अलग होने का कदम तुरंत उठाइए। भले आपके माता पिता साथ दें, समाज दे ना दे, आपका जीवन बहुमूल्य है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। और ये जो ये सामाजिक इज्जतें होती हैं, ये कुछ नहीं होती। आप जब मरते हैं, आप जब आग लग के आपका जब शरीर खराब हो जाता है, जब आपकी मौत हो जाती है, जब आपका बच्चा अनाथ हो जाता है, तो उसका पालन पोषण, भरण पोषण करने, पढ़ाई लिखाई कराने समाज कोई कलेक्टिव चीज जरूर है, सुनने में समाज अच्छा लगता है, लेकिन बिल्कुल। समाज कभी आपके लिए स्टैंड लेने सामने नहीं आता। तो ये आपका सबसे बड़ा परवरदिगार आपकी सोच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है अब्यूजिव ये। मैरिजेस से निकलना बेटे का भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटी का। लाइफ पार्टनर बनने के लायक वही व्यक्ति एक्चुअली काबिल है जो पार्टनरशिप की मीनिंग समझता हो, बिल्कुल। जो मिसोजिनिस्टिक जोक्स ना मारे, जो अपने पति को पुल डाउन ना करे, जो अपनी पत्नी को चार लोगों के बीच में बैठ करके उस पर हंसियां ना करे। अगर वो हंसी उसकी उड़ा रहा है तो तुम मुझसे वही वार्तालाप करना जो वार्तालाप अगर मैं तुमसे करूं तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर मर ना जाए। जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा एक फैक्टर आता है आज की डेट में, अपन देखते हैं एक वर्ड है रेप, जो यस। पहले भी होते थे पर इस हद तक नहीं होते थे जो आज हो रहे हैं। जी। पढ़े लिखे लोग कर रहे, ये कृत्य जो कर रहे हैं, ये कोई अनपढ़ गवार या अंगूठा छाप आदमी नहीं कर रहा है, हर कोई जैसे कर रहा है। हर कोई कर हर रहा है कोई कर इसमें। रहा है। और अच्छे घरों के लड़के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी हाल ही में रायपुर का केस सुना होगा आपने, जी। 2 लड़कियों के साथ एक इतना गंदा काम किया गया है 10 लड़कों ने मिलके। जी। ये हमारे देश के हर कोने में हो रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है आपके? मानसिक विकृति इसका सबसे बड़ा कारण है। हम इतने बेशर्म, इतने अनभिज्ञ होने की चेष्टा करते हैं। हम बेशर्म हैं भी, क्योंकि जब हम कहते हैं खप पंचायतें हरियाणा की कहती हैं, मेरा मेरा समय छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली में भरपूर बीता है। जी, जी। 15 साल दिल्ली में रहने के बाद मैं इनके साथ वापस ब्याह करके आई हूँ यहाँ। जी। तो मैं छत्तीसगढ़ की उतनी ही बेटी हूँ जितनी मुझे लगता है कि मैं दिल्ली की हूँ। जी, उसने जी। मुझे सशक्त होना सिखाया है सही मायने में। यहाँ रहते हुए मैं सोचती थी कि हाय बेचारी औरतें जो काम कर रही हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड शायद इनफ नहीं कमा रहे होंगे। सोचिए, ये मेरी सोच थी। ओके। कितनी गलत सोच। जबकि अगर कोई भी स्त्री बाहर जाके काम करती है, जो अपना नाम बनाती है, वो मेहतर हो चाहे वो प्रोफेसर हो, जी, जी। वो बहुत शानदार काम कर रही है, क्योंकि वो अपने बूते, अपनी काबिलियत के बेसिस पे पैसे अपने ला रही है। इससे मैं जोड़ रही हूँ अभी आपके जो जी, सवाल थे जी, जी, जी। विद रिगार्ड्स टू रेप। मानसिक विकृति के अलावा ये कुछ भी नहीं है, पर हम इतने अश्लील और अभद्र हो गए हैं कि खप पंचायतें हरियाणा में ये कहती थी कि अरे लड़के ने रेप नहीं किया, उसने तो चाउमीन खा लिया था। अजीनोमोटो से ना क्या होता है कि कुछ केमिकल रिलीज होता है जिससे ओके। रेप करने का मन होता है। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? इतने निकृष्ट हो गए हैं आप। और फिर देखिए, हम जब बच्चियों के कपड़ों को लेकर फप्तियां कसते हैं, ये मेरा परिधान है क्योंकि मुझे पसंद है, हो बिल्कुल। सकता है कल को मैं कुछ और पहनना चाहूं, तो आप मेरे कपड़ों पर टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? क्योंकि अगर आप रेप के सब आंकड़ों को देखेंगे, जब बच्चियों के कपड़े डिस्प्ले करे जाते हैं कि किनका किनका, एक एनजीओ है, मैं नाम भूल रही हूँ, जो डिस्प्ले करता है शिक्षित करने के लिए हम सबको कि देखो कपड़ों पे टिप्पणी क्यों ना मारो, क्योंकि एक 3 महीने की बच्ची का भी रेप हो रहा है जो पूरे कपड़े में लपेटी हुई थी। एक 80 साल की बुढ़िया का रेप हो रहा है केरला में, बिल्कुल, बिल्कुल। जो अपने बच्चे के दोस्त को, दादी थी बच्चे की, उस बच्चे के दोस्त ने उसकी दादी का रेप किया। ये बात भूल जाइए कि कपड़ों का कोई भी लेना देना है। हम भले टिप्पणी मारने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ये बातें कहते हैं, पर जो बिल्कुल। भी व्यक्ति ऐसा करता है वो मानसिक विकार से ग्रस्त है, उसकी मानसिक विकृति जबरदस्त है। और मेरा ये मानना है कि मेरे घर में रहने वाले आदमियों के बारे में मुझे कोई अनुमान ही ना हो, ये गलत बात है। बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि जब मेरा बच्चा, मेरा बेटा चाहे मेरी बेटी, जब पहली बदतमीजी करे तो मैं उसके कान ऐठूं, क्योंकि जो बचपन में बड़ा अभी क्यूट लग रहा है वो बड़ा होने के बाद अश्लील लगता है। बिल्कुल। और मेरा ये भी मानना है, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे माता पिता हैं, उनके बच्चे बहुत घटिया निकले, या माँ बाप बहुत गंदे हैं,
बच्चे बहुत अच्छे निकले। इसका कारण ये है, हम साइकोलॉजी में पढ़ते थे, हम्म, पर्सनालिटी इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल। हेरिडिटी तो मैंने अपने जीन्स में दे दी, जी मेरे जी हस्बैंड ने और मैंने अपने बच्चे को जीन्स में दे दी, जी जी लेकिन एनवायरनमेंट जो कि इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम बनता है हम किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, हमारा समाज क्या है, बच्चे का समाज, बिल्कुल। उसका स्कूल कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो किन से मिलजुल रहा है। जी तो जी नन्ही अवस्था जब उनकी है, उसमें हर माता पिता को सजग होकर ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किनके साथ सोशलाइज कर रहा है। अगर बिल्कुल। भाषा भी परिवर्तित होती है, तो आप अगर ईमानदारी से अपने माता पिता होने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, जी तो जी आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे की भाषा सुधर रही है कि खराब हो रही है। ध्यान देना आपका काम है, जब तक आप दे सकें। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं आपकी इस बुक के बारे में, आई गिफ्ट यू अ रेनबो। Yes, it is a इस piece of my heart out to the audience now. आई से इट्स अ मास्टरपीस, Thank you. बिकॉज आपने उन वर्ड्स को पिरोया है, उन फीलिंग्स को पिरोया है जो आज के समाज को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ों की। जी तो आप इसमें से कुछ अपने फेवरेट कुछ हमको दर्शकों को सुनाइए, हमारे दर्शकों को। जी ये कविता का संग्रह 62 कविताओं का संग्रह है। ये अंग्रेजी की किताब है, अंग्रेजी में लिखी गई कविताएं हैं इसमें। जी जी मैंने 500 से अधिक कविताएं लिखी हैं अंग्रेजी में, वाह, और बाकी मैंने लिखी हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी में। बहुत बढ़िया। जब मुझे लगा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अगर केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित करती हूँ, तो वो मेरे गांव-गांव तक तो नहीं जाएगा। बिल्कुल। और मैं इल्दा और मर्रा की बेटी हूँ, जी जी इसी जी जगह की पैदाइश हूँ, तो मुझे लगा कि हर कोई से लाभान्वित अगर हो पाए तो मेरे लिए बड़े खुशी की बात होगी। तो जो भाव मैं आपको अभी बताऊंगी एक स्टैंजा पढ़ के। जी जी हमारी किताब की पहली कविता का नाम है फॉर डॉटर्स, ठीक ओके। है। इसका पहला स्टैंजा मैं आपको बताऊंगी पढ़कर, जिसका मैं भावानुवाद करूंगी दर्शकों के लिए। स्पेल कास्टर माने मजिशियन। जी जी My spellcaster, you are born anew with every wish you make every time. मेरी magician, मेरी जादूगर, या मेरा जादूगर बेटा है तो मेरा जादूगर, तुम हर बार नए नवेले पैदा होते हो जब तुम्हारे मन में एक नई इच्छा जागृत होती है। वो नई इच्छा तुम्हें नवनिर्मित कर देती है। बिल्कुल। You are weak like a dry twig, और तुम पेड़ से टूटे हुए पतले से लकड़ी के टहनी की तरह हो जो निर्जीव हो गया। When you forget to mount your attacker's horse, तुम निर्जीव कब बन जाते हो? जब तुम भूल जाते हो कि तुम्हें अपने ओपोनेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, दुश्मन को धराशायी करने के लिए उसी के घोड़े पे तो सवार होना है। तो तुम्हें ये याद रखना होगा, जिसको तुमको धराशायी करना है उसको अपनी ओर आते देख तुम परेशान ना हो जाना, उसके घोड़े के ऊपर ही चढ़ के तुम उसको धराशायी कर पाओगे, उससे डर के नहीं। बिल्कुल। This is the opening line of this poem called For Daughters. ओके, इट्स अ वंडरफुल लाइन। और मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, इन विचारों को लोगों के अंदर जगाना ज़रूरी है, बहुत। क्योंकि एक पुरानी सी एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं चेहरा धोता रहा, मैल था मेरे चेहरे पे, पर मैं साफ ना दिखा कभी। वक्त बीता, किसी ने बताया कि तेरे चेहरे में कोई गंदगी नहीं, आईने को पोंछ ले मेरे दोस्त। Wow, कि beautiful. लोग अपना चेहरा धो रहे हैं आईने को साफ न कर कर, और अपने आप को मैला मान रहे हैं, जो गलत है। ये मैल एक समाज के ऊपर एक मैल है, हमारे समाज हमारा आईना बोला जाता है, तो ये आईने के ऊपर एक मैल है या धूल है। उस धूल को पोंछने का समय बहुत पहले आ चुका था, बट अभी भी लोग पोंछ नहीं पाए हैं। तो मेरे को लगता है कि इस धूल को अब समय के साथ साफ कर देना चाहिए। बिल्कुल। लोगों की मानसिकता, विचार, सोच, इसको हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी में सबको बराबर माना जाता है, तो ये अब हो जाना चाहिए आपको। ये मेरे ख्याल से किताब आपके लिए शायद एक माइलस्टोन बनेगा हमारे समाज के लिए कि भगवान करे ऐसा बिल्कुल हो। और मुझे ये लगता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बिल्कुल इसीलिए जो अपने आप का उद्धार करने की निरंतर चेष्टा करता है वो बेहतर होता है। मेरे हाथ में जो है, मैं अपना बेस्ट करूंगी हमारे छत्तीसगढ़ी समाज के लिए। जी जी एक एक व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ी है, मैं उसके भलाई के लिए, जो मैंने अपनी बिटिया के लिए लिखा है जी उसको जी मैंने प्रकाशित कर दिया है। जी तो जी मेरा मानना ये है कि अगर हम सब अपना बेस्ट एक दूसरे के लिए करें, जी जी तो हम में से कोई भी कभी पीछे छूटेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और मेरा ये बिल्कुल भी मानना है कि बच्चों को आज के सिखाना बहुत जरूरी है कि कभी पावर एंड पोजीशन के पीछे नहीं भागना। जब तुम विद्या के पीछे भागोगे, ये चीजें ऑटोमेटिकली ये तुम्हारे पीछे आती हैं। बिल्कुल तुम बस स्वाभिमान में जियो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और हो सके तो बच्चे को, बेटा है तो उसको बेटी के जरूर काम सिखाए जाएं। बिल्कुल गर्व बिल्कुल की बात है ये, शर्म की बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही वैसे ही बात जब है। बिटिया अगर बाहर जाके बेटे वाला काम कर सकती है, तो यही शुरुआत होगी जेंडर इक्वालिटी में उनके पहले पार्ट की। बिल्कुल,
जैसे हमारे घर में हम 2 लड़के थे, तो माँ की तबीयत बचपन में ख़राब रहती थी। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ने खाना बनाना सीख लिया था। हुँ, क्योंकि हमारी आदत थी कि बाहर से कोई खाना आके बना के दे तो हमको पसंद नहीं आता था। हुँ, या एक अलग ही फीलिंग आती कि अपने हाथ का खाएँगे बिल्कुल। करके। तो हम लोग वो सीखे हैं। तो आज की डेट में अक्सर बच्चे जो बाहर जाते हैं, जो पैम्पर्ड होते हैं लड़के या लड़की जो भी बोलेंगे, हुँ, हम जेंडर मैं नहीं बोलूँगा उसको, उनको घर का काम नहीं आता है। बिल्कुल। और बाहर जाने के बाद उन लोग इतना परेशान होते हैं कि वो खाना बना के खा नहीं सकते और बाहर का खा-खा के बीमार हो जाते हैं। पंगु कभी होना नहीं चाहिए। ऐसा जीवन जीना सिखाएँ अपने बच्चों को हम कि जब वो हमसे दूर जाएँ। मेरा ये भी मानना है कि बरगद की छाँव में जी, जी। बाकी पौधे नहीं उपजते। बिल्कुल। तो हर माता-पिता का दायित्व है कि जानबूझ के धक्का मार के अपनी औलाद को एक समय के बाद बाहर ज़रूर अवश्य निकालें, जी, जी। ताकि वो अपने आप को सस्टेन करना जी, जी। जान पाएँ। कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है कि मैं अपना खाना बना के खा ना पाऊँ, अपने को बिल्कुल। ही निवाला ना दे पाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपसे एक पर्सनल सवाल मैं पूछूँगा जी। कि आप एक आईपीएस की वाइफ़ है हुँ। और आपके हस्बैंड एक बहुत अच्छी एक लेखिका के पति है। तो इन दोनों का एक मेल-जोल, एक समावेश कैसा आपको फ़ील कराता है? क्योंकि अक्सर क्योंकि मिस्टर शलभ बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मतलब बहुत आईपीएस को मैंने देखा है, यहाँ दुर्ग ज़िले में बीइंग ए जर्नलिस्ट में मुलाकात होती है और सब एक इंटेलेक्चुअल लेवल के होते हैं, बट एक मानसिकता जो होती है सबकी अलग होती है, एक जी, जी, मेंटालिटी जी। सबकी अलग जी, होती है, जी, जी। साइकोलॉजिकल सोच लेवल अलग होती है। शलभ सर की सोच बहुत अच्छी लगी मेरे को एंड एज़ अ हस्बैंड वो आपको कितना सपोर्टिव है वो? वो बहुत सपोर्टिव हैं। सबसे बेस्ट सपोर्ट जब कोई पति देता है ना, तो वो वाइफ़ की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करता। बिल्कुल। तो वो एज़ अ लाइफ़ पार्टनर ही इज़ अ गिफ्ट टू मी एंड आई टेल यू जब इक्वालिटी होती है जी, जी। क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप के घर से देखी है। जी, मेरे जी। लिए केवल कहने वाली बातें नहीं हैं, हुँ, इनको हुँ। मैंने जिया है और भगवान की शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि मुझे लाइफ़ पार्टनर वैसा मिला है जो मेरी बातों को समझता है। वो मुझ पे अपनी राय को थोपने की चेष्टा नहीं करता। कई बार ऐसा होता है जब हो सकता है कि किसी एक चीज़ को लेकर उनकी राय अलग हो, मेरी राय अलग हो। मैं उनकी राय का सम्मान करती हूँ, वो मेरी राय का सम्मान करते हैं। हमने कभी एक-दूसरे के ऊपर अपने किसी भी स्टैंड को थोपने की चेष्टा नहीं की और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात वही है। आम घरों में यही चीज़ ये गलती अक्सर देखी जाती है जो जी, आपने बताया कि एक-दूसरे के ऊपर अपनी विचारधारा को थोपना। तभी शादियाँ बर्बाद होती हैं। बिल्कुल। तो आज की इस जनरेशन जो अभी शादी करके आ रहे हैं, जो 30s में हैं, 35s में हैं या 40s में हैं, उनके बीच भी आज की डेट में मतभेद इसी कारण हो रहे हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कपल्स को, दोनों को, नॉट ओनली जी, जी, जी। मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ महिलाओं को आप संदेश दीजिए, मैं पुरुषों को भी आप संदेश दीजिए, ताकि एक सम्मान, प्यार दोनों के बीच में हमेशा बना रहे। देखिए, जब आम तौर पे मैंने देखा है कि हिंदुस्तानी जो लड़के जी, हैं, जी, जी। वो अपने माता-पिता के आते ही अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। हुँ। लेकिन माता-पिता के आते ही वो ऐसा दिखाएँगे कि अरे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ। क्योंकि वो कॉन्शियस हैं उनसे। आप जी। देखिएगा जिस लेवल पे बेटियाँ बाप से, माँ से खुले बातें कर पाती हैं, शायद हुँ, बेटे नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो वो शायद बुरे नहीं होंगे पर ना वो थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, जी, कि जी, जी। क्या मैं अपनी वाइफ़ को उतना ही दुलार करूँ अभी इनके सामने भी? वो तो मुझे जज तो नहीं करेंगे। जी, मेरा ये कहना है कि अगर किसी को भी अगर अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना हो, तो ऑनेस्टी का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप किसी बात से मूर्छित हैं अपने पार्टनर की, लड़की मूर्छित हो चाहे लड़का मूर्छित हो, खुले मन से बैठो, बात करो। बात तभी करो जब तहज़ीब से कर पाओ। बिल्कुल। गुस्से में बात करके कोई हल नहीं निकलता। लेकिन बात करो, इसके पहले कि किसी और को तुमको अपने रिश्ते के बीच ला करके उससे संवाद कराना पड़े। जी, वो जी। तभी होगा जब पति-पत्नी में संवादहीनता होगी। बिल्कुल। तो संवादहीनता कभी ना हो। अपने आपस में आप गलियाइए, प्रेम दर्शाइए, सब करिए, लेकिन कभी भी ना लड़की के माता-पिता इंटरफेयर करें, ना लड़के के माता-पिता इंटरफेयर करें, तो वो उन पे बड़ा आशीर्वाद वाला एक बहुत काम हो सही जाएगा। बात कही है आपने। आज की डेट में अगर मैं देखूँ पर्सनली तो एक आदमी अगर काम कर रहा है बाहर में जी, और पत्नी हाउसवाइफ़ है, पति जब घर आता है तो ऑफ़िस से थका हारा चूर होके आता है। उस मोमेंट में वो उम्मीद करता है कि मेरी पत्नी मुझे हग करे, गले लगाए और वो वाक़ई में एक जादू की झप्पी जिसको बोलते हैं बहुत कारगर साबित उसको होती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं साइकोलॉजी जी, में। जी, जी, जी। अगर मैं कुछ कह के कहूँ तो वो तो वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। जी, जी। नॉन वर्बल माने अगर आप गिर गए तो मैंने आपको उठा लिया, जी, जी। अगर आपको कोई चोट लगी तो मैंने थोड़ी दवाई लगा दी। इसे जी, हम कहते हैं नॉन नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक उम्मीद ये करता है और अगर पत्नी भी जॉब कर रही है और पति पहले घर आ जाए,
तो पति को मेरे हिसाब से पति को ये करना चाहिए कि वो पहले ही उसके आने के पहले चाय बना के रख ले। ये मेरे पिता ने आजीवन किया है, क्योंकि माँ बाप मेरे दोनों जी वर्किंग जी थे। जी 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 इसीलिए थैंक गॉड टू माय पेरेंट्स एंड टू मिरांडा हाउस, जी जी बिकॉज ये चीज मेरे जहन में इस कदर बस गई है कि अब मैं इसके बिना सोच ही नहीं सकती। इक्वली एक दूसरे की रेस्पेक्ट और प्यार करेंगे तो मेरे हिसाब से कभी भी घर में कलेश नहीं होगा। कलेश नहीं होगा। अगर एक दूसरे को समझ रहे हैं हम, क्योंकि आज की जो परिवेश है इसमें लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी परिवेश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, हिंदुस्तानी जी परिवेश जी में बहुत हस्तक्षेप परिवारों का होता है, इसलिए भी परेशानी होती है। मुझे लगता है कि हम ना बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं कर पाते। जी जी जैसे अगर मैं अपने स्पाउस से अगर कुछ बात कर रही हूँ तो किसी को हक नहीं बनता कि वो मेरे बीच में आके बोले, चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे वो उनके घर वाले बिल्कुल हों। सही, लेकिन हिंदुस्तानी परिवारों में ऐसा है कि 4 लोग झपे पड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही उसी बात के है। कारण जो चीजें आसानी से सॉल्व हो सकती थी वो और सुपर कॉम्प्लिकेट हो जो 2 जाती जन के बीच में हो सकती थी बातें वो 10 जन के बीच में भी कंप्लीट नहीं हो पाती। बिल्कुल। वो फिर एक एंड जो है बहुत गंदा एंड हो जाता सैड है। होता है, सैड। और बहुत देखिए, सैड वो केवल बच्चे के लिए होता है, बिल्कुल किसी का कुछ नहीं जाता। कल को आप अगर मर भी जाते हैं तो बच्चे की परवरिश के लिए तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने भी नहीं आता। देखिए, माता पिता का होना, मेरा मानना ये है कि जितनी जरूरी जीवन में माँ है ना, जी, उतना ही जरूरी बाप भी है। बिल्कुल। और बाप और मतलब बाप माँ और बच्चे के बीच में कोई कभी नहीं आ सकता। हुँ, जो भी कुछ भी होंगे, देखिए, माता पिता की भरपाई या उनके इन देयर प्लेस, इन देयर स्टेड कोई नहीं आ कोई सकता। नहीं आ सकता। तो प्लीज उस बात को हर परिवार का नौजवान, हर बच्ची, हर आदमी, हर औरत की बात समझे कि तुम अगर आपस में ही लड़ भिड़ के प्रेम कर लेते हो एक दूसरे से, तो हुँ, इससे बेहतर कुछ नहीं है। प्लीज किसी तीसरे को अपने जीवन में आने की हिमाकत करने का मौका मत देना। एक और चीज़ मैं आपसे बताना भी चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा आपकी राय। अक्सर कपल्स अपने बच्चों के सामने लड़ लेते हैं, भले ही वो वाक्य से हो या हाथ से हो। जी जी जी, उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती एक ये बच्चे यही की होती है। मानसिकता को खराब करने वाली यही चीज़ है। हम्म, एक एक पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है बच्चे के सामने, एक लड़का है। वो लड़के की मानसिकता 2 तरीके से आपने उस दिन बताया था, जैसे कि 2 तरीके से हो सकती है कि या तो वो अपने पिता के जैसे नहीं बनेगा, और अक्सर ये देखा जाता है मेरे हिसाब से कि और पिता की बच्चा तरह जो ही है बनता है। वो पिता के जैसे ही बनता है। हम्म। इस बारे में आप पेरेंट्स को क्या, मतलब एक कपल को क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ देखिए, से? जिस समय आप हाथ छोड़ते हैं, अगर आपने अपनी बीवी को मारा, चाहे आपने अपने पति पे हाथ छोड़ा, हुँ, उसी समय आप अपनी शादी की नींव पे पहला बट्टा लगाते हैं। वो बिल्कुल, शादी के अंत की शुरुआत होती है मेरे हिसाब से। कोई फिजिकली आपको आपके साथ दिख सकता है, पर अगर मन ही उचट जाए तो आपके जीने मरने का तो एक ही मतलब है। बिल्कुल, बिल्कुल, इतने बिल्कुल। ऐसी तरीके से, इस तरीके से आप ना गिर जाएं अपनी औलाद की आंखों के सामने कि उसका विश्वास ही शादी से उठ जाए। जहाँ पे ससम्मान माँ बाप आपस में बिहेव नहीं करते, जहाँ अगर बाप ही गलिया रहा है, माँ ही सुन रही है, रो ले रही है, अगर वो औरत आपकी पत्नी बनी भी रहे जिंदगी भर, उसकी मना दशा ऐसी हो जाएगी जिसमें वो अपना बेस्ट ना आपको दे पाएगी, ना अपने बच्चे को दे पाएगी। और मैंने मर्दानगी पर भी एक कविता लिखी है जो मैंने आपको उस दिन मेहरारू बोल के सुनाई थी। बिल्कुल, आप सुनाइए, मैं सुनाए उसे? चाहूँगा कि मैं सुनाइए क्योंकि बहुत अच्छी जी। कविता थी वो। तो ये पति पत्नी या फिर एक ऐसे रिश्ते पर है जहाँ पे हम इक्वल पार्टनर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि नहीं बन पाएंगे तो जो होता है वो बड़ा ही दयनीय है। जी, जी। और जब भी हमारे साथ कुछ अनिष्ट होता है तो दुनिया मजे लेती है, एक और चीज़ है दुनिया का कि कुछ नहीं जाता। इसीलिए आपको अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथ में रखनी आज है। के यंग जनरेशन को देखेंगे, कई बच्चों को देख रहे, लड़का हो या लड़की, मैं देखता हूँ कि वो शादी के नाम पे बहुत दूर जाते हैं कि नहीं शादी करना नहीं है हमको। इसका मेन रीज़न यही हो सकता है मेरे हिसाब से कि उन्होंने अपने अपने घरों में बचपन देखा से है। ये चीज़ देख लिया है कि उनको रिश्ते पे विश्वास नहीं रहा। रिश्ते पे विश्वास नहीं होने का बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आप सोचते हैं कि मुझे एक नहीं, हजारों को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं 100 लोगों को खुश करने में इतनी तल्लीन ना हो जाऊं कि मैं फिर अपने स्पाउस के लिए ही टाइम ना दे पाऊं। आप मेरी बात बिल्कुल, समझ रहे हैं? बिल्कुल, 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 प्राइमरी मेरा मेन इंसान कौन है? मेरा स्पाउस। बिल्कुल, आपका भी मेन इंसान आपकी बीवी होनी चाहिए, ना कि कोई और। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि तुम मेरे पूरे घर वालों का ठेका लेके बैठ जाओ, जी, जी, जी। तो दूसरों को प्यार और सम्मान बांटते बांटते जब तक मैं अपने स्पाउस के पास आई, मेरे पास तो कुछ देने को बचा ही नहीं। ऐसा कभी ना करें, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी त्रुटि है। और मैं बस ये जानती हूँ कि बच्चा अपने परिवेश का मारा तो होता ही है। बच्चे बिल्कुल, ने अगर अपने घर में देखा है कि पिता और माँ सम्मान पूर्वक संवाद करते हैं तो वो सीखता है, वो बेहतर बिल्कुल, पति, बेहतर पिता बनेगा। अगर बिल्कुल। उसने देखा कि पिता पी कर आ रहा है, हाथापाई हो रही है, बदतमीजी कर रहा है, ऊल जलूल गालियां दे रहा है, तो वही उसके संस्कार का हिस्सा बनेगा, अभिन्न अंग। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बच्चे सीखते देखते हैं, हैं, देख क्योंकि करके वो सीखते हैं। दे पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। तो सो ये
बहुत गलत चीज़ होता है। तो बिल्कुल। प्लीज़ आप तो ये बताइए। मेहरारू सुने, ये मैंने हमारी इंडियन रूरल वुमेन के लिए लिखा है। हालाँकि मेरा ये मानना है कि शादी ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य किसी औरत का या किसी बच्ची का या किसी आदमी का नहीं होना चाहिए। ये भी मैं सोचती हूँ कि या तो आप किसी का हाथ पकड़े नहीं, अफेयर हो चाहे शादी हो, जो हो, हाथ पकड़ो मत, और अगर तुमने हाथ पकड़ लिया तो इतनी कुवत रखो कि फिर दुनिया में कैसे भी आंधी तूफान आ जाए, वो हाथ की पकड़ की मजबूती कभी कम छूटे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। वही करेगा जिसके पास साहस होगा, जिसके पास चरित्र होगा। 4 लोगों का हाथ पकड़ना बहुत आसान है, मुश्किलों बिल्कुल, में हाथ छोड़ के भाग जाना उतना ही नहीं आसान आसान, है। बिल्कुल, आजकल के बच्चे ये करते हैं कि अफेयर हो गया तो हो गया, शादी के समय माँ-बाप मना कर रहे हैं, जाति की बात आ जाती है। तो बिल्कुल, क्या तुम जिस समय अफेयर कर रहे थे, तुमने तब माँ-बाप को बताया था? और अगर तब तुमने नहीं बताया तो आज ये क्या बहाना हो रहा है? क्योंकि वो बहाना ही था। प्रेम का नाम लेकर प्रेम के नाम पे छल करना घटियापने की सबसे पहली निशानी है। बिल्कुल सत्य वचन है ये। तो जो इंसान अगर कोई स्टैंड ले पाता है आपके लिए, और अगर आप उस व्यक्ति के लिए स्टैंड लेने के लिए रजामंद हैं, तो आपका प्रेम डेफिनेटली मेरे हिसाब से उत्कृष्ट है। बिल्कुल, अब प्लीज़, मेहरारू सुने, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी हमारी सब बहनों के लिए है, हर गांव वाली बच्ची के लिए है जो बड़ी होगी सुनेगी इसे। चूड़ी सिंदूर कंगन बाली झुमका औ मुस्कान है, बने असन मानुष के गर महरारू वस तब भिच्चे तोर मान है। औ जो पी के घर आके गरजे जीवन तब शमशान है, मर्द वही जो हाथ न छोड़े नामर्दी गुमनाम है। करधन बिंदिया पायल काजल बेमानी गर गुम मुस्कान है, नेक पुरुष के नारी अस्तब पक्का बड़ अभिमान है। औ जो सच्चा साथी ना हो ओकर जीवन मरण दोनों आम है, मर्द वही जो छुए प्यार से नामर्दी गुमनाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं नामर्दी हर उस चीज को कह रही हूँ जो आपको निकृष्ट बनाती है। बिल्कुल, नामर्दी इसमें नहीं है कि आप पिता नहीं बन पाते कि क्या हो जाता है, ये बड़ी बिल्कुल, घटिया बातें हैं। बहुत आप देखिए हमारे पास हिंदी में शब्द है बांझ, जी, जी, जब जी, औरत बच्चा ना जन पाए। आदमी बिल्कुल। के लिए कुछ रखा हमने नाम? ये पुरुष प्रधान देश रहा है हमारा देश। अक्सर महिलाओं को ही दोषी ठहराना या उँगली उठाना सबसे आसान काम माना जाता है हमारे देश मैथिली में। शरण गुप्त की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। जी, जी। अम, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर, वो ऐसा करते हैं। हुँ, हुँ। वो जब राम लक्ष्मण को देखती हैं शूर्पणखा और जाती हैं प्रणय निवेदन लेकर दोनों के पास, जी, जी। तो राम कहते हैं पाप शांत हो कि मैं विवाहित हूँ बाले, मैं विवाहित हूँ, मेरे पास तो मत आओ। जी, तो शूर्पणखा कहती हैं किंतु पुरुष क्या नहीं होते हैं दो दो दाराओं वाले, क्या बिल्कुल। पुरुष की दो दो पत्नियां नहीं होती? तो राम कहते हैं नारी के जिस सहज भाव का स्वाभिमान भाषी हूं मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूं मैं। बहुत सुंदर। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं राम के थ्रू, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल, राम ये कह रहे हैं कि नारी के जिस सहज रूप का स्वाभिमान भाषी हूं मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूं मैं। कि कैसे नारी एक पुरुष के साथ पूरा अपना जीवन यापन कर देती है, उसके सहज उत्कृष्ट चरित्र को पाने का मैं भी अभिलाषी हूं। तो मैं तो वन वुमन मैन हूं। बिल्कुल। कितनी आज उदात्त बात है ये सोचिए। आज हर आदमी अपनी पत्नी में सीता देखना चाहता है, पर वो राम नहीं होता। पर वो रावण से भी बदतर है। जी 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 मेरे जी, हिसाब से रावण को हम बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं, पर मेरे हिसाब से रावण उतने बुरे नहीं थे जितना दिखाया गया। मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा जी हूँ, जी जी। क्योंकि उन्होंने अपनी बहन के साथ जो नाक काटी गई थी, अत्याचार नहीं बोलेंगे, उनकी गलती थी, उसका बदला एक भाई होके निभाया उन्होंने। मैं आपको एक छोटा बहुत सुंदर वाकया बताऊंगी इस बारे में। जी, जी। जब हम सुकमा में थे, जब साहब की पोस्टिंग एसपी सुकमा के तौर पे थी, जी, जी। आंध्रा बॉर्डर लगता है सुकमा जी, से। जी, जी, जी। भद्राचलम वहाँ पे एक जगह है। जी, भद्राचलम में मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहूंगी, भद्राचलम का राम मंदिर अगर हो सके जरूर एक बार दर्शन करिएगा। जी। वो पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र मंदिर है जहाँ राम भगवान की गोद में सीता मैया बैठी हैं। बहुत गोद सुंदर में है, बैठी हैं, बहुत क्योंकि वो सुंदर। अपनी अर्धांगिनी को उन्हीं को तो बिठाएंगे। जी, जी, वो जी। बैठी है वहां पे, हनुमान नहीं है, क्योंकि इस समय तक शबरी हनुमान के आने का समय हुआ नहीं था। ओके। तो ये कितना सुंदर मंदिर है जहाँ पे वो अपनी जीवन संगिनी को सम्मान पूर्वक बैठाए अपनी हुए हैं और वहां हम उनकी आराधना कर रहे हैं। वैसा ही साउथ इंडियन लिटरेचर में मैंने पढ़ा है, आई थिंक तमिल या तेलुगु वर्जन में रामायण के, हुँ, हुँ। उसमें ये मैंने देखा
कि रावण को वहाँ पे मारते नहीं है, जैसे हम रावण को नहीं नॉर्थ इंडिया मारते में वहाँ मारते पे, हैं, नहीं वहाँ नहीं मारते, वहाँ नहीं मारते। जी, जी, जी। तो वहाँ मैंने एक बहुत सुंदर चीज़ पढ़ी, जिसमें ये लिखा था कि शायद सीता जो है ना, वो रावण की बेटी रही होंगी। मंदोदरी और रावण को एक बेटी हुई थी, जी, जी, जिसको उन्होंने समुद्र में जी, प्रवाहित कर दिया था। जी, जी, तो समुद्र ने धरती माँ को दिया जी, कि ये बच्ची हुई है, और धरती ने बिना बच्चे के जनक को जानकी को दिया। जी, मेरा नाम जानवी है, उनका नाम जानकी है, जी, जी, और जी, जनक को दी गई उस बच्ची का नाम जनक ने जानकी रखा। इसीलिए कहा जाता है रावण चाहते थे कि उनको मुक्ति मिले, और उनको बिल्कुल, मुक्ति विष्णु अवतार से मिले। ये सब बिल्कुल। बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, माइंड ना ये करें। सत्य वचन है जी, ये सत्य वचन बहुत है। बहुत सत्य है ये। तो कहते हैं कि रावण का मन था कि मैं प्रकांड पंडित हूँ, शिव भक्त हूँ, और शिव भक्त मैं भी हूँ। जी, आई बिलीव इन माई देवी एंड माई रुद्राक्ष। तो रावण ने ये रचा, एक्चुअली सूर्पनखा का जो ये कांड हुआ कि वो जी। गई, उन्होंने नाक कटवाई, जिसका मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त जी का भी जी, 4 पंक्तियां कही, जो मेरे जी, दिल के बड़े करीब हैं। जी, जी, तो जब उनका क्या कहते हैं, जब उन्होंने रावण ने जब इनको पिक किया था, जी, जब हरण किया था सीता मैया का, उसी समय से वो चाहते थे कि इन्हीं के जो पति हैं, जो भगवान राम का अवतार, जो भगवान विष्णु का अवतार हैं, जी, जी, वो आके मेरा मतलब उद्धार करें। जी, बिल्कुल, इसीलिए जब राम की शक्ति पूजा हुई, तो राम ने चारों तरफ पता करवाया कि यहाँ पे कौन प्रकांड पंडित है जो मेरी पूजा करेगा, जो मेरी बीवी को लाने में मेरी मदद करेगा। स्वयं तो रावण। हनुमान गए रावण के पास, और रावण को बोला, हनुमान या जामवंत, जामवंत, जामवंत जी जामवंत गए जी थे, गए क्योंकि थे। जामवंत जी जी, 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 जी। रावण के परदादा के यस, दोस्त यस, थे। मैं भूल गई थी। तो हुँ, जामवंत जी गए उनके पास, और उन्होंने कहा कि 2 वनवासी हैं, एक वनवासी की पत्नी का हरण हो गया है, और वो चाहते हैं कि अपनी पत्नी को जीतने के लिए आप उनके घर की पंडिताई करने के लिए रजामंद हो जाएं। हुँ, तो हुँ, रावण कहते हैं, कौन? वही पाखंडी, वो राम। तो कहते हैं, जी। कहते हैं, मैं आपको हाँ बोलता हूँ कि मैं उनके लिए, अच्छा, हाँ, ये पूजा ऐसी थी जो बिना पत्नी के हो नहीं सकती थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, रावण सीता मैया को लेकर आए, बिल्कुल, और उनको बिल्कुल, कहा कि आपसे बिल्कुल, निवेदन है देवी, इस पूजन के बाद आप वापस मेरे वाहन साथ में बैठ जाएं। चलिए। हाँ, और जब बिल्कुल, रावण मरे, तो वो कहते हैं कि उनको मोक्ष मिला जब उनको राम ने मारा। तो ये सारा कुछ इसीलिए था एक क्योंकि रावण को अपना उद्धार कराना था। कराना था और और एक राक्षस और को बात, हमको रावण से और सीता के इस पूरे एपिसोड से एक बात जो सीखने को मिलती है भगवान के, वो ये है, देखिए, क्वेश्चन ऑफ कंसेंट, हम अभी रेप की बात कर रहे थे। रावण ने बिल्कुल, बुरी नजर से तक कभी सीता माँ को नहीं देखा। कभी नहीं देखा तो उन्होंने। उस वर्जन में, तमिल या तेलुगु वर्जन है, उसका बिल्कुल, मतलब ये है कि उन्होंने जिस बच्ची को कभी बुरी नजर से देखा नहीं, वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उसकी खुद की बेटी थी। जस्ट इमेजिन, खुद की बेटी भी थी और रावण के अंदर वो घटिया काम नहीं वासना इंसान नहीं था, थी, बिल्कुल काम वो वासना नहीं नहीं था। थी, बिल्कुल काम मंदोदरी वासना का नहीं एक थी। उसमें एक ये था कि जब उनसे पूछा गया रावण से कि आपने किसी की अन्य स्त्री को, किसी की अन्य की पत्नी को क्यों हर के लाए? जी, जी, तो जी। उसमें इसका पूरा एक वो दिया गया है। एक बहुत सुंदर एनेक्डोट है, एक हुँ, छोटा सा अंश है इसका, जिसमें जब हनुमान भगवान जाते हैं, वो कौन सी वाटिका थी? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका जाते हैं। जी, जी। तो जब भगवान हनुमान जाते हैं सीता मैया के पास, और वो उनको अपना चूड़ामणि देती हैं। हुँ। चूड़ामणि माने जिसमें हम जूड़ा बांधते हैं, जी, जी, वो जी, जी। खोल के देती हैं, की पहचान। पहचान के लिए। हुँ, आपको पता है वो सिर्फ पहचान के लिए नहीं था, क्योंकि हमारे भारत के इतिहास में हुँ। जब जब एक बच्ची या औरत अपने सारे बाल खोल देती है, जी, मतलब वो विध्वंस के मूड में आ आ चुकी गई है। है। तो जो चूड़ामणि उन्होंने खोल के हनुमान भगवान को दिया, जब उन्होंने राम भगवान को चूड़ामणि दिया, तो राम कहते हैं, अब जानकी के संयम का अंत हो रहा है, अभी 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 इस सिंधु को लांघो। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं लांघते, तो देवी अपने रौद्र रूप में आती और वो काली चंडी बनती, चंडी चंडी बनती। कब बन जाती हो? और मेरा ये मानना है, बच्चियों को लक्ष्मी बनाने का समय गया। आप सरस्वती उनको सरस्वती बनाइए, बनाइए, आप बिल्कुल, उनको दुर्गा बनाइए। 9 रूप क्यों है दुर्गा के? कि बिल्कुल। जिस समय जिस रूप की आवश्यकता हो, तब उसको उसमें वो प्रकट सामने होना। लाने में सक्षम बिल्कुल, हो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आज का जो समाज का जो एक सिचुएशन चल रहा है, परिवेश चल रहा है, इसमें लड़की को छुई-मुई मत बनाइए मेरे हिसाब से। बिल्कुल नहीं। और उनको मैं अब आपको इसमें एक कविता सुनाऊँगी अपनी। बिल्कुल, छुई मुई, मैंने उसमें एक लाइन आई थी, तो मुझे आपके बोलते ही याद आ बिल्कुल, गया। बिल्कुल। मोस्ट वेलकम, आप सुनाइए। जी, जी। इस कविता का शीर्षक मैंने लिखा है सुंदर स्त्री। ओके, और ये मेरी हर बहन को, हर माँ को, हर बच्ची को मैं इसको डेडिकेट करना चाह रही हूँ। सुंदर स्त्री, गैरों को आकर्षित करना, अपनों की बातें मानते चले जाना बिना सवाल किए, अपनी भलाई किसमें है ये तुम पूछना औरों से, ढल जाना उस ढर्रे में जो सांचा है पितृसत्तात्मक व्यापार का, तो शायद वह तुम्हें सुंदर कह दें जो मन से स्वयं कुरूप है। कैसे हंसो, कितना, वह भी बता देंगे आदतन। जोर से कौन बतिया सकता है और कौन नहीं, यह तो तुम्हारे सिस्टम में अब डिफॉल्ट की तरह बैठ भी गया हो शायद।
श्वेत को सुंदर कह स्याह काया, केवल तुम्हारी ही बुरी कही है इन्होंने। खुद चाहे कोयला हो, बगुला चाहिए इन्हें। सुनो, केवल देह तक सीमित मत करना अपने चित्त को तुम। ये मोटी को पतली, पतली को मोटी बनाने में जिंदगी गुजार देंगे केवल तुम्हारी। किसी ऐसी माँ, बहन, बाप, पति के पैरामीटर पे खरा उतरने का ठेका तुम्हारा नहीं, अगर निस्वार्थ प्रेम नदारद है। आप रूप भोजन, आप रूप श्रृंगार, स्वयं की खुशी और उड़ान से अदम्य साहस भरा प्यार। जो तुम्हें सचमुच का प्रेम करते हैं वो जानते हैं, सबसे सुंदर स्त्री तुम उसी वक्त बन जाती हो जब टेबल कुर्सी पर धाक से बैठ अपने भविष्य को रचने के लिए हाथ में कलम उठाती। बहुत सुंदर। आज के समय में मेरी एक विचारधारा है, जी। एक छोटा सा मेरा एक संदेश मैं अपने हर जी जी दर्शकों को देना चाहूँगा। आप लड़की, एक बालिका, एक बच्ची को भले डांस क्लास भेजिए, म्यूज़िक क्लास भेजिए, कोई भी ड्राइंग क्लास भेजिए, पर उसके अलावा एक कंपलसरी चीज़ है, सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूर भेजिए। डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। क्योंकि आज का जो समय है, अगर एक बच्ची सशक्त होगी लड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ सीखने से कई सारे फायदे, उसमें एक है सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरा है सेल्फ सिक्योरिटी। एब्सोल्युटली। तो मैं बोलूँगा कि हर पेरेंट्स को बोलूँगा कि अपनी बच्ची को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ आप सेल्फ डिफेंस के ज़रूर कोई भी चीज़, बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें कुछ भी सिखाइए। मुझे लगता है लाइफ स्किल्स का जीवन में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लाइफ स्किल्स में से मुझे लगता है मेरा फेवरेट है घुड़सवारी। जी, जी। मैंने बचपन में बड़ी घुड़सवारी की है। ओके। मेरी नानी अपने जमाने में घुड़सवारी करती थी। वाओ। उनके पिता मालगुजार थे। जी, तो जी, वो जी। जब दौरे पे जाते थे तो मेरी नानी, जो कि 12 साल 13 साल की बच्ची रही होंगी, वो अपनी बेटी को साथ में लेकर घोड़े पर निकलते थे। उनकी बेटी अपने घोड़े पर, हाँ, मेरी हाँ। नानी का अपना खुद का घोड़ा। वो ओके। पिता के साथ पंगु बने बने बैठ के कहीं नहीं घूम रही थी। चला के उस जाती है। पिता ने उस बच्ची को सिखाया था कि घुड़सवारी कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है लाइफ स्किल है, आप अपनी बेटी को कार ड्राइविंग सिखाइए, आप उनको सेल्फ डिफेंस का कुछ ना कुछ जरूर सिखाइए। आप ऐसा कुछ करिए जिससे बच्ची का आत्मविश्वास, स्वाभिमान बढ़े। बिल्कुल। क्योंकि डांस मुझे बड़ा पसंद है, मुझे भरतनाट्यम बहुत ज्यादा पसंद है, अपनी बिटिया को मैं सिखाऊंगी। बिल्कुल। पर मैं भरतनाट्यम सिखा के रुक नहीं सकती, मुझे बिल्कुल। उसको घुड़सवारी भी सिखानी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी बेटियों को प्लीज कृपा करके मल्टी डायमेंशनल बनाएं और बेटों को इतना बढ़िया पढ़ाएं कि बेटा कभी इनसिक्योर ना हो, जो नागों की तरह फुफकारता फिरता है, बिकॉज़ वो बिल्कुल, इनसिक्योर बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सिक्योर पिता, एक सिक्योर पति समाज का पूरा चेहरा बदल के रख देगा। उन्हीं की हमें आवश्यकता है। एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, एक बीच में कॉन्सेप्ट चला था पापा की परी, जी। तो उसके बाद किसी ने बना दी मम्मी का मगरमच्छ। तो ये ये दोनों ही गलत है। वाकई में गलत है बिल्कुल। कि मतलब बच्चों को या किसी की भी औलाद है, वो उसका हम मजाक बना दे रहे हैं, मजाक छोट बना दे रहे हैं। और ममाज बॉय होना उतना ही घातक है जितना कि डैडीज डॉटर होना। बिल्कुल। मेरी बेटी, मैं आपको बोल रही हूँ पहले से कि मैं नहीं चाहती कि वो छलक या मेरी छाया मात्र बन के रह जाए। बिल्कुल। वो एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअलिटी उसकी जगनी मतलब बहुत जगाना जरूरी जरूरी है किसी भी बच्चे का, क्योंकि बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। क्योंकि हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता सिंगर में, हर कोई ईशदास नहीं बन सकता, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर कोई कलाम साहब नहीं बन सकते। हर जिसका इंसान के जिस अंदर प्रकार कुछ ना रुझान कुछ हो। होता है। जी। हर इंसान को ईश्वर ने किसी न किसी चीज से गिफ्ट किया है, गिफ्टेड है वो। एब्सोल्युटली। तो अभी आप उसको जो बातें कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैंने एक कविता लिखी थी, वो मुझे मिल नहीं रही है। बिल्कुल। उसमें मैंने लिखा था कि हम बच्चों को क्या क्या सिखाएं। जी, और उस सिखाने में मैंने बस यही कहा था कि लाइफ स्किल, जिस जी, पॉइंट को आपने रेज किया है, जी, जी, मैंने वही कहा है कि बिल्कुल वर्जीनिया वुल्फ एक अंग्रेजी की बहुत ही महान लेखिकाओं में से एक है। जी, जी, मेरी प्रेरणाओं में से एक वो भी हैं। तो वो कहती हैं, और हम अपने हिंदुस्तान में भी ये देखते हैं कि अगर गुरु नानक देव जी की पूजा हो रही है, या अगर शंकर भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, या हम वर्जीनिया वुल्फ अंग्रेजी तरफ की, हम अगर यूरोप साइड की बात करें, हम अगर वेस्टर्नाइज वर्ल्ड की बात करें, तो इन तीनों चीजों में, इन तीनों नामों में एक समानता है। वो तीनों ये कहते थे कि एक आदमी पूजनीय तभी होगा जब उसमें हल्का सा कुछ वुमन का भी कैरेक्टर शामिल होगा, किरदार। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही एक औरत भी तभी पूजनीय है जब वो केवल औरत मात्र नहीं है, उसमें कुछ मैस्कुलिन चरित्र भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थर्ड जेंडर बन रहा है। बाय द वे, थर्ड जेंडर्स हमारे देश के इतना शानदार काम कर रहे हैं बिल्कुल, कि हमें गर्व होता है। बिल्कुल। मुझे ये बिल्कुल। समझ में नहीं आता कि जो भी चीज हमको बार बार बांटती चली जाती है जानबूझ के, वो हमें सेग्रीगेट कर रही है। सेग्रीगेट करना माने अलग करना। बिल्कुल। हम इस अलगाव के बीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
यू नो। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पूजनीय वही व्यक्ति रहा है, अगर मेरे पिता मेरे लिए मेरी माँ भी बन सकते हैं, जब बिल्कुल। मेरी माँ अगर ना हो तो मुझे अगर रोटी खिला सकते हैं, बिल्कुल। तो वो मेरे लिए अनमोल है। बिल्कुल। वैसे ही अगर मान लीजिए पिता के पास पैसों में थोड़ी कमी हो जाए और अगर माँ निकाल के पॉकेट से बोले डोंट वरी, मैं हूँ। आई हैव इट, रिलैक्स, तो वो उसकी शक्ति बनती है। तो बिल्कुल। पूजनीय हर वो इंसान है जिसमें दोनों किरदार निभा पाने की थोड़ी बहुत क्षमता होती है। है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ भी नवरात्रि का फेस्टिवल आने वाला है। जी। इसमें हर कोई माँ का भक्त बन जाता है। हाँ। नवरात्रि में 9 दिन बकायदा माँ की पूजा होती है। जी। वो पूजा करने के बाद वो घर जाके वो पूजा जिसकी की है, जिस स्त्री की उसने पूजा की है, उसी का अपमान करता है। बिल्कुल। तो ये ये सब ढोंग पूजा है, किस काम का है ये पूजा? किसी काम का नहीं है। वो तो मैं पाखंड हो जाता है सिर्फ। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी व्यक्ति केवल पूजा पाठ ही करता है लेकिन अपने एक्शंस के थ्रू समाज के लिए कुछ बेहतर नहीं करता, वो सब ढोंग मैं मानती हूँ। मैं दुर्गा माँ में बहुत बिलीव करती हूँ। हमारी जी। बेटी के होने के बाद से टच वुड हमारे घर में हमेशा हम कुछ ना कुछ कर पाए हैं, कन्या भोज हो पाया है, जो जी, भी है। जी, जी। पर बात इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम दिखाने के लिए क्या करते हैं। बिल्कुल, सिंबल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट एक्शन ये है। है कि एक्शन हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक्शन करके मैं अपनी बेटी को अगर केवल कह दूं कि तुमको ना लोगों के नज़र में सुंदर दिखना है, तो हुँ। उसकी स्वयं की नज़र का क्या। हर कोई दूसरों के लिए जीते-जीते, और हमारी एक बहुत पुरानी प्रचलित भाषा है, जी। एक लाइन है कि समाज में 4 लोग क्या कहेंगे? जी, 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 मेरे जी। से भी किसी ने कभी कहा था, तो मैंने कहा था कि बुला के लाओ उन 4 लोगों को, मैं भी बात करना चाहता हूँ। पर ये पता है, मुझे लगता है कि जब हमको कुछ अगर अचीव करना होता है लाइफ में, जी, जी। तो उन्हीं लोगों से बात की जाए, उन्हीं को अपने दायरे में शामिल किया जाए, हुँ, हुँ। जो हमारी उड़ान में बाधा ना बने। क्योंकि फिजूल लोगों से, देखिए वर्जीनिया वुल्फ एक बात कहती हैं जी, कि जी। मैं मेरे मन में क्या है हर किसी को बताऊंगी नहीं, क्योंकि बताने से वो अड़ंगे डालेंगे, मेरा काम और लेट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं साझा ही उनसे करूंगी जो उसके काबिल हैं। बिल्कुल, और मेरी बिल्कुल। माँ कहती है बेटा तुम गुस्सा भी पात्र देखकर करना, हर कोई तुम्हारे गुस्से के काबिल भी भी नहीं है। नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल तो सही बात उसमें है। भी हमें एक चॉइस को लेकर रखना पड़ता है। और मेरी बच्ची, मेरी औलाद, मेरी संतान किसी चीज से दिग्भ्रमित ना हो, उसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी, बिल्कुल। माई रॉयल ब्लू। मुझे बड़ा फेवरेट रंग है ये मेरा, रॉयल ब्लू। ओके। सो आई रोट दिस फॉर आवर या बेबी। प्लीज़। Your eyes are mine, two twinkling stars, you are my royal blue. तुम्हारी ये दो आंखें जो है ना, वो मेरे चमकते हुए सितारे हैं, तुम मेरी रॉयल ब्लू हो। Your gate, gate माने चाल। जी, जी। Your gate is like that of czars, जो रशिया के राजा हुआ करते थे, उनको ज़ार। हम जार कहते थे। जी, 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 रानियों जी। को जरीना कहते थे। जी, जी। तो मैं कह रही हूँ, और जो तुम्हारी चाल है ना बेटा, वो जार्स की तरह है। You are my royal blue, तुम मेरा रॉयल ब्लू हो। Your poise is elegant, sets the bars. और जिस प्रकार से तुम्हारा बॉडी का पोस्चर, तुम्हारे कहने का तरीका है, वो तो मतलब स्टैंडर्ड को निर्धारित करता चल रहा है, तुम मेरी रॉयल ब्लू हो। जी, जी। Your wisdom expels all that's fast. जो भी झूठी चीजें हैं, तुमको जो तुम्हारा बोध है, विजडम माने बोध, नॉलेज माने ज्ञान, तो जो तुम्हारा विजडम है वो हर फॉल्स चीजों को, जो पाखंड है उनको एक्सपेल कर देता है, निकाल के बिल्कुल। बाहर फेंक देता है। यू आर माई रॉयल ब्लू। योर स्माइल्स आर स्वीट लाइक कैस्ट शुगर जार्स, यू आर माई रॉयल ब्लू। तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी मीठी है मानो कैस्ट शुगर के जार्स हों। यू आर नॉट स्मिटन बाय मनी और कार्स, तुम वो हो जिसको पैसा या बड़ी बड़ी कारें लुभाती नहीं है, क्योंकि तुम मेरा रॉयल ब्लू। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं ये बुक के बारे में एक छोटा-सा चीज़ जानना चाहूँगा कि आम जनता के लिए कब अवेलेबल होगी ये बुक? ये मेरे पब्लिशर बिजी थे G20 समिट में, जी, प्रगति जी। मैदान दिल्ली में, जी, जी। इसलिए ये अभी तक अवेलेबल नहीं हुई थी, पर ये जी। 1-2 दिन में अवेलेबल होगी। और ई-बुक्स के बारे में आप क्या विचार कर रही कि ई ई-बुक्स? बुक्स के बारे में मैंने सोचा नहीं था, तो जी। अभी बस ये है प्लान कि इसको हम अमेज़न पे अवेलेबल करा देंगे। आपको एक सजेशन दूँगा कि मैं जी। ई-बुक बनाइए, उसका कॉस्टिंग वो एक रखिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। प लोग खरीदते हैं, जैसे हम जी। जैसे लोग फिज़िकल बुक बहुत कम लेते हैं आज की डेट में, जब से जी। मोबाइल और लैपटॉप्स और जी, ये ऐप्स टैब्स आ आ गए। गए, हाँ। तो हम लोग क्या है कि ई-बुक्स पढ़ते हैं। जी, तो कई एक वर्ग है जो हमारे यहाँ जो ई-बुक्स में ज़्यादा ध्यान देता है। मैं आपकी इस तो बात का ध्यान रखूंगी। क्योंकि ई-बुक्स क्या है कि आपको आम जनता तक बहुत जल्दी पहुँच भी पहुंच जाएँगी। भी जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि डाउनलोड ही करना है, हमको कुरियर का वेट नहीं करना कि चलो डिलीवरी बॉय लाएगा बुक देगा। जी, जी, आप बिल्कुल सही तो सजेशन दे रहे हैं। तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बिल्कुल, बात को। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जिनसे मैं महती प्रभावित हूँ, उनमें से एक है कमला भसीन मैम। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, पर उन्होंने आई थिंक लगभग 3 दशकों तक यूएन में अपनी सेवाएं दी। ग्रेट। और उनकी एक कविता है,
उसका नाम है क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। ये मैं हर माता पिता को कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बिटिया है, आप जरूर इस कविता को बहुत ध्यान से सुनिए। एक पिता अपनी बेटी से कहता है, पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? पढ़ने को बेटे काफी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है? बेटी पिता से कहती है, जब पूछा ही है तो सुनो मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है, मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है। सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है, कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है, मुझे अपने पांवों चलना है सो पढ़ना है। मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है, मुझे अपना आप ही स्वयं गढ़ना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। कोई जोर जुल्म से बचना है तो पढ़ना है, कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है। मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है, मुझे सब कुछ ब्लडी बदलना ही तो है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है, मीरा राबिया का गाना गाना है सो पढ़ना है। मुझे अपना राग बनाना है सो पढ़ना है, अनपढ़ का नहीं जमाना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। बहुत सुंदर। Hats off to such amazing women who talk about gender equality, about smashing patriarchy, and who are the hope of our future world. Because that is why exactly you and I are talking about a more inclusive society. बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है। That's a true fact, because just because of a woman we are in this world, and we Yes. should always respect their feelings. According to me, मेरे को लगता है कि अगर ये समाज अगर महिला का सम्मान बराबर करे तो ये समाज तो वो स्वयं का सम्मान करना बिल्कुल सीख जाएगा। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मानना है कि मेरा ये प्लीज कतई ना समझा जाए हम्म। कि हम मैन वर्सेस वुमन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जहां जहां पति पत्नी भाई बहन दोस्तों ने एक दूसरे का ईमानदारी से साथ निभाया है, वो समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। और बस एक ही उद्देश्य है मेरे कुछ भी लिखने का या कहने का, वो ये है कि लैंगिक समानता पे जोर दिया जाए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने देश के प्रति दायित्व को सबसे सुंदर तरीके से निभाएंगे। बिल्कुल। प्लीज जो भी बातें आपको दिग्भ्रमित करें, सेग्रीगेट करें, धर्म के नाम पे, कौम के नाम पे, जेंडर के नाम पे। एक मेरी कविता का नाम है इस संग्रह में, जिसका नाम है आई गिफ्ट यू अ रेनबो। कविता का नाम है जेंडर। Okay. उसमें पहली लाइन में लिखती हूँ, जेंडर नॉट फाउंड बिकॉज वी आर नॉट हियर टू हाउंड बिल्कुल। और टू किल एंड टू किल क्यूरियोसिटी। ने इसका मतलब ये है कि देखिए, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। मतलब ये हुआ कि पैदा तो हम अपने अपने लिंग के साथ हुए, भगवान ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हमने जो लिंग भेद करना समाज में शुरू किया, जो हमने कहा कि लड़का लकड़ी काटेगा, लड़की खाना बनाएगी, जब तक वो जंगल के जमाने की बात हो रही थी ठीक था। पर आज उस बात के बेसिस पे मतभेद हो जाना, या ये कह देना कि तुम लड़की हो, तुम यहाँ इन जगहों पे नहीं जा सकती, जब हम स्वयं ऐसा अपनी बच्चियों को कहते हैं तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। जितना ही जरूरी है मेरे लिए मेरी बिटिया को हर काम सिखाना, उतना ही जरूरी है कि मेरे घर के जो बेटे हों वो भी कभी कभी सिलाई बुनाई कर लें। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, ना कि शर्म। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि ये रूढ़िवादी सोच को बदलने का समय आ चुका है। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये दुनिया आगे बढ़ेगी। जी क्योंकि नॉट ओनली इन इंडिया, हमारे दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे आज भी रूढ़िवादी सोच के साथ लोग जी रहे हैं कि पीपल थिंक कि नहीं, लाइक अभी आप लेटेस्ट तो तालिबान है, कि वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर्स तक को बैन कर दिया गया है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ के जला दिया गया है। तो ये जो सोच है ये गर्क में जा रहे हैं, समाज, देश, दुनिया गर्क में जा रही है। देश की आत्मा बन के उभरता है वो व्यक्ति जो निराला होता है, जो मैथिली शरण गुप्त होता है, जो रेवती कुट्टी होती हैं। अभी वाइल्ड वर्ड्स एंड विकेट गर्ल्स नाम की किताब है, वाइल्ड वर्ड्स विकेट गर्ल्स, जिसको 4 तमिल फेमिनिस्ट पोएट्स ने लिखा है। मेरे लिए अद्भुत गर्व का विषय है कि उनमें से एक ने, रेवती कुट्टी मैम ने, मेरी एक रील को जिसपे मैं इन्हीं बातों के बारे में बात कर रही थी, उसको उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। तो मेरा कहना ये है, जो भी आशा की किरण बन के आगे आता है, आदमी हो चाहे औरत हो, जो समाज के लिए विकलांगता नहीं लेकर आता, जो संविधान को अपना भगवान मानता है,
उसकी बातों को ज़रूर सुनने की चेष्टा करें और हो सके तो हमें और आपको मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करने में सहयोग देना चाहिए जो कि केवल और केवल मेरिट को अपना सब कुछ माने, मतलब काबिलियत को माने, ना कि बिल्कुल, जाति, धर्म, लिंग की बातों में रह जाए, झंडा फहराए और अपने जीवन में कुछ ना कर पाए। पढ़ना बहुत बड़ी बड़ी बात है, पढ़ना चाहिए हम में से हर एक शख्स को। बिल्कुल। एक टॉपिक से अलग एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपके एक विचार पूछना चाहूँगा। 3 तलाक पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जी, जिस पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मेरे विचार से ये जो चीज़ थी 3 तलाक जो है बहुत अच्छा चीज़ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एक अलग विचारधारा के साथ कि औरतों पे जो अत्याचार हो रहे थे, कि फ़ोन पे पति ने बोल दिया तलाक, तलाक, तलाक तो तलाक हो गया। अभी हाल ही में एक वीडियो मैं ट्विटर पे देख रहा था, किसी ने शेयर किया था कि ससुर अपनी बहू को और अपनी 2 पोतियों को घर से बाहर निकाल रहा है क्योंकि सिर्फ़ पति ने दुबई में बैठ के बोल दिया तलाक, तलाक, तलाक। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि नारियों, बात बहुत ध्यान से सुनना, जब तक तुम्हारा स्वयं का घर हो, घर की सफाइयों में मत लग जाना। तुम्हारे बाप का घर ना तुम्हारा है, ना तुम्हारे पति का घर तुम्हारा है। अगर तुमने अपने पैसों को जोड़ के अपनी काबिलियत पे ईंट बना कर अपने घर को बनाया है जोड़कर, तो वो घर तुम्हारा है। प्लीज ऐसे घरों में अपनी जिंदगी को खत्म मत कर दो जो तुम्हें हर बार पराया समझाते हैं कि तुम हो। मेरा ये कहना है, 3 तलाक की अगर हम बात करते हैं और अगर हम इस बात पे टिप्पणी देना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ क्यों किया, जो गवर्नमेंट ने किया वो गवर्नमेंट ने किया, पर हम क्या करते हैं, हम कई जगहों में हिंदुस्तान में कॉलेजेस हैं जहां हम बोल रहे हैं बुर्के को बैन कर दो। हम कौन होते हैं बैन करने वाले? हमें बहुत खुशी होती है कि हम बताएं कि वो कोई मुढ़क्की है तो क्यों है, उसकी मर्जी। अगर वो अपने मन से है, अगर मैं ये आंचल अभी यहाँ तक ले लूं तो ये मेरी मर्जी है, पर बिल्कुल, अगर मैंने नहीं लिया वो भी मेरी मर्जी है। तो अगर आपको मेरी मर्जी थोड़ी भी इंपॉर्टेंट लगती है, तो अब मैं सलवार सूट पहनूं कि मैं बिकिनी पहनूं, ये मुझे बताने वाले या इस बात का निर्धारण करने वाले आप कोई नहीं होते। बिल्कुल, पर्सनल चॉइस जो फ्रीडम है, जो हमको संविधान देता है, उसको मुझसे छीनने का अधिकार किसी का नहीं है। और अगर हम दूसरों के घर की बातें करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तानी रहने दीजिए, हमें बिल्कुल। प्लीज हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। बिल्कुल, बहुत सही आपकी लाइन्स से ये कि कम्युनलिज़्म जो है ये जाति धर्म के नाम पे जो आज दंगे फ़साद हो रहे हैं, ये बंद होने का समय हो चुका है क्योंकि ये हमारे देश को जोड़ नहीं रहा, तोड़ रहा है। तोड़ रहा है। विश्वसनीयता को परखिए, और विश्वसनीय मेरे लिए मेरे घर वाले भी हो सकते हैं, मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, कोई मेरा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो शायद मेरे समुदाय को बिलोंग ना करता हो, पर मैं हमेशा ये बात बार-बार कहती हूँ, मेरे ज़हन में ये बस चुकी है कि मेरा समुदाय केवल वो समुदाय है जो मेरी उड़ान में बाधा नहीं करेगा। बिल्कुल, अगर मेरे माता-पिता भी बाधक तत्व होंगे, तो मुझे स्वयं कहते हैं कि जो बात तुम्हें हमारी सही ना लगे, तुम्हें आँख मूंद के फॉलो करने की बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा स्वयं का एक चिंतनशील विवेक है, उसका इस्तेमाल करो। बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक ही धर्म है इस दुनिया में पूरे, वो है इंसानियत का, इंसानियत का। जो दलाई लामा साहब कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। अलावा कोई धर्म है ही नहीं क्योंकि हमने मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, एक नर और एक नारी के रूप में। जी, जी, जी। उसके बाद इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं कोई धर्म नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बड़ा हूँ तो मेरे सर पे सींग लगे हैं, तू छोटा है तो तेरे पीछे पूँछ लगी है। भगवान ने सबको, ईश्वर ने सबको, भले ही परमात्मा हो, ईसस जीसस हो, अल्लाह हो, कोई भी हो। ईश्वर करे, बेटियाँ और बेटे दोनों ही अपनी बोली ना लगने दें। बिल्कुल, एक गाना है येशुदास का, बहुत फ़ेमस सिंगर है केरल के। जी, 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 उन्होंने हम कहा जानते था हैं। कि मनुष्य ने धर्म बनाया, भगवान को बनाया। भगवान ने धर्म को बनाया, धर्म ने जाति बनाई। मतलब मनुष्य ही क्रिएटर है। सर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल। गांधी जी कहते हैं कि मुझे मेरे धर्म पे गर्व है, इसलिए क्योंकि मेरा धर्म हर धर्म के लिए उसने अपने घर की खिड़की खोली हुई है हुँ, कि हुँ। बाकी सारे धर्मों की आबो-हवा आए, पर बिल्कुल। मेरे धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हों कि वो आबो-हवाएँ ना मुझे उड़ा के ना ले जाएँ। मैं भी कॉन्फिडेंट रहूँ कि जो अपने धर्म का सम्मान करता है, वो दूसरे के धर्म का भी सम्मान करता है। बिल्कुल। धर्म के बेसिस पे जो हम रैलियाँ निकालते हैं, तलवार निकालते हैं, जो हम दंगे फसाद करते हैं, वो शर्मिंदगी की बात है। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म से हमें कुछ ना कुछ सुंदरता का पाठ पढ़ने को मिलता है। हर धर्म कुछ ना कुछ है जो सुंदर है बिल्कुल, उसमें। हर धर्म ग्रंथ में प्यार करना सिखाया है, कहीं नफ़रत कहीं किसी ने नफरत नहीं नहीं सिखाई। सिखाया, ये मनुष्य ने बनाया है। जी, जैसे जी। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, जैसे मंदिर के सामने सर झुकता था, मेरे पिताजी बोलते तू चर्च के सामने से जा रहा है,
कि मस्जिद के सामने जा रहा है तो सर झुका, क्योंकि वहाँ करोड़ों सर झुकते हैं, जी, तो वहाँ कुछ ना कुछ बात होती कुछ है। ना कुछ बात होती है। एंड दिस शुड बी द थिंग दैट हम अपने जनरेशन को सिखाएँ जी, कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एवरी रिलिजन एंड क्योंकि सेकंड थिंग, सबसे बड़ा मंदिर कोई दुनिया में है, तो वो है पाठशाला। बिल्कुल, सबसे बड़ा मंदिर जो है, जो आपको दिग्भ्रमित होने से बचाता है, वो है पाठशाला। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो स्कूली शिक्षा है, जो हुँ, कॉलेज हैं, जो कॉलेजेस हैं हमारे, हम उन पे ध्यान दें, उनको इम्प्रूव कैसे करें, उन पे ध्यान दें, क्योंकि जहाँ पे एजुकेशन बेहतर होता है, वहाँ का बच्चा, उसका पूरा कुनबा तर जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब फाइनली मैं आपसे एक चीज़ जब बोलना चाहूँगा कि आपकी एक सजेशन, एक राय सारे जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? पहला टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, दूसरा चीज़ है सोशल मीडिया का यूसेज, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी आप? जेंडर इक्वालिटी पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने एक चीज़ जो नोटिस की थी जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, मेरी स्कूली शिक्षा जो है वो क्वीन मेरीज़ दिल्ली से हुई है, 30,000 से, ओके, और उसके बाद मैं मिरांडा हाउस गई। ओके, मिरांडा हाउस को मैं उतना ही सम्मान और प्रेम और अपना मानती हूँ, प्रेम देती हूँ, जितना मैं अपनी माँ को देती हूँ। बहुत कुछ सशक्तिकरण के बारे में जानने का मौका मुझे वुमेन डेवलपमेंट सेल की प्रेसिडेंट बनने के बाद ही मिला था, ओके। इसलिए उसकी महती भूमिका है। मेरा ये मानना है कि जो हमारे हम-उम्र लड़के होते हैं ना, हुँ, हुँ, जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे जो हमको इम्प्रेस भी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल, लड़के कभी अश्लीलता और बदतमीजी नहीं करते। बिल्कुल, उनको पता है कि वो किससे मुखातिब हो रहे हैं। मैंने ये अक्सर देखा है कि जो अधेड़ आदमी हैं, जो बूढ़े हैं, जो बाप-दादा बन के बच्चियों को पार्क में घुमाने लेके जा रहे हैं, वो पार्क में जाने के बाद वहाँ पे बच्ची अपनी पोती के साथ-साथ कुछ ना करें, पर दूसरी बच्चियों को साइज़ अप कर रहे हैं। साइज़ अप करना माने नापना। मेरा बिल्कुल, संदेश ये है कि गलत और सही कोई कभी भी हो सकता है। आँख मूंद के किसी भी अपने परिवार के सदस्य पर भी, खासकर बच्चियों को लेकर, किसी भी आदमी पर जब तक आप स्वयं अपनी बच्ची के साथ ना हो, प्लीज़ उसको कहीं पे ना छोड़ें। बिल्कुल, सेक्सुअल वायलेंस के मैक्सिमम केसेस में देखा गया है, जितने केसेस हुए हैं, उसमें देखा गया है कि 90% केसेस में कोई ना कोई परिवार का सम्मिलित रहा है। मेरा सजेशन ये है कि बच्चियों को सक्षम, साक्षर बनाएँ, बेटों को भी सजग बनाएँ, ताकि वो किसी भी बात को आपके सामने बिना डरे, बेबाकी से कह पाएँ। उनके अगर मन में वो कॉन्शियस रहेंगे, वो आपसे अगर शेयर नहीं करेंगे, तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, वो गूगल करेंगे और उनको अंड-बंड चीज़ें सजेशंस मिले, आएँगे, जिससे वो दिग्भ्रमित होंगे। सोशल मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि साइंस फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उसका यूज़ करें, मिसयूज़ करें कि अब्यूज़ करें, वो हमारे दिमाग पे निर्भर करता है। बिल्कुल, अभी लोग ये कर रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बन के बहुत होशियार समझ रहे हैं। दंगे भरी बातों को व्हाट्सएप पे भेजते हैं, अच्छी बातों को भेजते नहीं। मैंने किसी को नहीं देखा कोई संविधान का प्रिएम्बल की फ़ोटो खींच के भेज रहा हो। बिल्कुल, अच्छा, लोग पूछते हैं कि ज्योति मौर्य ने छोड़ दिया, कैसी पत्नी है, आपका इस पे क्या कहना है? वो ये नहीं पूछते कि मैडम यहाँ पे लिटरेसी कितनी बढ़ी है, कितनी नहीं बढ़ी, लिटरेसी के लिए हमको क्या करना चाहिए? मतलब मुद्दों वाली बातों को ये नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिना मुद्दे नॉन इश्यू को इश्यू बनाएँगे और जो इश्यूज़ हैं उनको दरकिनार करेंगे, उसको दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए इश्यूज़ क्या हैं और नॉन इश्यूज़ क्या हैं, ताकि आप दिग्भ्रमित होने से बच जाएँ। बिल्कुल, सोशल मीडिया को यूज़ करिए सौहार्द फैलाने के लिए, ब्रदरहुड के लिए, नेशनहुड के बारे में ज़रा सोचिए बिल्कुल, कि हमारा बिल्कुल, क्या योगदान होगा हमारे भारत को लेकर। केवल एक दिन तिरंगा झंडा और जय हिंद बोलने से हम में से आपका कुछ, हमारा आपस में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। मेरी बेटी को मुझे संविधान का पाठ पढ़ाना होगा, जिसमें रंग भेद नहीं है, जिसमें जाति भेद नहीं है, बिल्कुल। वो मुझे इसको सिखाना है। आप संविधान के बहुत अच्छे आप जानकार भी हैं। आपका विचार क्या है कि स्कूली शिक्षा में संविधान को लाना कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं हम गए, जब बच्चों को हम कहानियाँ, कविताएँ सुनाते हैं, हम तो गए बाज़ार में लेने को आलू, या फिर हम जब कहते हैं कि कोई पीछे पड़ी मोटी, या वो हमने कुछ गाने में ही कह दिया, हुँ, हुँ। हमने कह दिया कि अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। हुँ, आप मेरी हुँ। बात ध्यान से बिल्कुल, सुनिएगा। बिल्कुल। ये हमारी मानसिकता में एंट्रेंच्ड है कहीं न कहीं कि हम भेद को कैसे लाएँगे। संविधान इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि संविधान इन हर प्रकार के भेदों का खंडन करता है। हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो गांधी जी का एक तलिस्मान हुआ करता था, जो बिल्कुल, कहता था कि आप जो भी कदम उठाने वाले हैं, अगर उस कदम को उठाने से गरीब का भला होगा, तो आँख मूंद के वो कदम तुम उठा लेना। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और गांधी जी के अलावा लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। टैगोर मेरे फेवरेट हैं। मैंने अपनी बच्ची के लिए कविताओं के संग्रह में लिखा है, टैगोर के ऊपर भी लिखा है। तो मैं ये हुँ, कहना चाहती हूँ, बच्चों को जागरूक करिए कि वो अच्छे राइटर्स को पढ़ें। पढ़ने के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे मैगज़ीन्स, किताबें, अखबार मिल जाएँगे, पर आप क्वालिटी को चुनिए। राइटर्स बहुत आयत में हैं। आप देखिए कि आपको किसके लेवल की राइटिंग समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। एक आवारा राइटर भी पढ़ सकते हैं, आप एक आलिशान राइटर भी पढ़ सकते हैं,
पर जिसमें भी आप समय अपना निवेश समय का देंगे, वो आपको कहीं न कहीं आपकी किस्मत को बनाता चला जाएगा। क्योंकि तो ध्यान से चुनिए कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। बिल्कुल, किताब भी एक सबसे अच्छा दोस्त होता है जी। और एक अच्छा लिटरेचर पढ़ने से एक इंसान एक न अच्छा च इंसान भी विद्या बनता है। समो बंधु। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एनीवेज़ आज हमारे साथ मैम थी। आज जाह्नवी मैम से हमने बहुत कुछ बात किया है और आप लोगों ने उनके विचार, उनकी कविताओं को भी सुना है। आप अपने विचार कमेंट्स में बताइए। मैं कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ ओजस धर्मपालन, वार्ता 24 न्यूज़। थैंक थैंक यू यू। सो मच। नमस्कार। थैंक यू।